कल वाला एक बार देखिए तो जरा कोडिंग एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट करते हैं। कल बहुत जगह शादी भी थी, बहुत बार कल दिखा था, कल लगन का थोड़ा झलक, सेंट उंट लगा के लोग इधर उधर, शाम में एक्चुअली जाम। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से कवर अप कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद ये दोबारा समझ में आएगा भी नहीं, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर आप इस कोड को नहीं समझे तो बार बार तकलीफ होगा, इसलिए एक बार आराम से अच्छे से समझ लीजिएगा। और हम भी एक ही बार इसको बताएंगे, ठीक है, इसके बाद नहीं बताएंगे तो थोड़ा इलाट होगा। कल हम लोग कुछ पढ़े थे ना ABCD करके, है ना, याद है? तो मैं जो वर्ल्ड क्लाइमेट वाला पार्ट है इसको शुरुआत करने में कल तो थोड़ा सा किया था शुरू, लेकिन मैं फिर से एक बार आप लोग को कर देता हूँ ताकि फिर उसके बाद दिक्कत ना हो। तो वर्ल्ड क्लाइमेट में मैंने आपको बोला था सिंपल ऐसा सोचना है, नॉर्मली क्या एक बोला था कोएपेन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला था ना, कोएपेन ने उसके बाद बोला था कि 5 जो है उसका अलग अलग टाइप्स है जो क्लाइमेट, उसके मेन क्या था बेसिस कि वेजिटेशन को देखकर क्लाइमेट तक पहुंचा जा सकता है कि क्लाइमेट क्या हो सकता है। हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, क्लाइमेट देखकर ये सोचते हैं कि वेजिटेशन क्या क्या हो सकता है। क्या सुन पा रहे हैं? तो उसमें उसने कुछ कुछ टर्म्स अपने से कोड किया और डिकोड करने के बाद A फॉर क्या था, जल्दी बताना। A फॉर क्या था, मेगाथर्म, 0 से 30 डिग्री, बोलते जाना प्लीज क्विक। उसके बाद B 0 से 30, ये भी 0 से 30 रहेगा लेकिन है 0.5। C जल्दी बोलो, मेसोथर्म। D माइक्रो एंड E हेकिस्टो। याद रहेगा ना? रिपीट करना नाम, क्योंकि नाम आगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए नाम रिपीट कर लेना। 12 बोलता हूँ, अंदर वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स एक पैटर्न बनाता है, तो जब कभी आप एग्जाम में बोलते हो और जोर जोर से कभी कभी रिपीट करोगे ना तो रिपीट करने से बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर लेना, बाकी कोई और लॉजिक नहीं है बोलवाने का। तो सर ये A से लेकर E तक आपको हेकिस्टोथर्म से लेकर सारा पार्ट करवा दिया था। इसके अंदर मैंने कुछ और भी करवाया था, जिसके अंदर था स्मॉल f, क्या साल भर बारिश, मैं पीपीटी लिख दे रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, यानी कि नो ड्राई सीजन, ड्राई सीजन तो होगा ही नहीं। F के बाद मैं अगर बोलूं तो क्या लिखूं, जल्दी बताओ। M तो मानसून, यानी कि शॉर्ट ड्राई सीजन, मानसून होगा तो शॉर्ट ड्राई सीजन। M के बाद क्या होगा, W मान लो, चाहे उसके बाद S बोला था ना, तो S, चलो S आपके दिमाग में है तो S ले लेते हैं। क्या समर ड्राई, यानी कि नो रेनफॉल इन समर, विंटर रेनफॉल होगा, ठीक है, तो समर ड्राई। और उसके बाद बोलते जाना जरा, उसके बाद क्या बचा, W, ये क्या हो गया, विंटर ड्राई। विंटर ड्राई हो गया, इसका मतलब हो गया कि समर में रेनफॉल पॉसिबल है। मैंने कल यहाँ तक करवाया था कुल मिला के, बाकी मैंने एक बाद में बोला था कि एक A आएगा एक B आएगा, उस A और B में बस कुछ डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर अगर 20 से कम है तो क्या B ले जाना, और A से 20 से ज्यादा है तो क्या लगाओगे A, बाकी उसके बीच कम है। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग आपको टेक्निक बताने में स्टार्ट किया था, जैसे AW है ना, उसके बाद AF, तो इसके साथ साथ अलग अलग सीक्वेंस बताया था मैंने। तो मैंने आपको A वाला पूरा लिखवा दिया था, अरे है ना, क्या क्या क्या, A में स्मॉल एस अभी नहीं जुटेगा, ठीक है, अभी एक और बता दूंगा उसके बाद जुटेगा, लेकिन जनरली A में स्मॉल एस नहीं जुटेगा। A में स्मॉल एस नहीं जुटने का कारण क्या है, A कहाँ है, 0 से 30 के बीच, मतलब लगभग इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में बारिश होगी ही होगी। और S का मीनिंग है समर ड्राई, यानी कि विंटर रेनफॉल, जो कि लगभग नहीं के पॉसिबिलिटीज के बराबर है, इसलिए वो हो सकता है। अदरवाइज अगर AS आ भी जाए तो आपको सिर्फ ये पूछेगा कि AS का मीनिंग क्या है, तो AS का मीनिंग क्या रखना है, 0 से 30 और समर ड्राई, बात खत्म। क्या सुन पा रहे हैं? और A का मीनिंग क्या है, मेगाथर्म, अरे है ना, A का मीनिंग मेगाथर्म 05 मेगाथर्म, प्लीज अलर्ट रहना। A का मीनिंग है मेगाथर्म, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब उसके आगे नेक्स्ट ये पूरा पार्ट आपको याद रखने के बाद हम लोग आए थे डायरेक्ट, उसके बाद C पे बनाना शुरू किए थे। अरे C वाला लिखवा दिया था ना, जिसके अंदर मैंने CFA CFB ये लिखवाया था, यस और नो, ठीक है। क्या D वाला, फिर C के बाद D लिखवाया होगा, D F और D W लिखवा दिया था, D वाला पक्का,
चलो ठीक है, तो डी में दो ही रहेगा, डीएफ और डीडब्ल्यू, दोनों का नाम लिखवा दिया था। नाम लिखवाया था नहीं लिखवाया था? तो डीएफ और डीडब्ल्यू में एक नो ड्राई सीजन और एक बोला था विंटर ड्राई, यानी कि एक में सीवियर ठंडी लगेगा, एक में बहुत ज्यादा ठंडी लगेगा, लिखवा दिया था। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अब आइए ई पे, तब सबसे लास्ट में जाएंगे बी पे। ई लिखिए जल्दी से तेजी में, ई पे अलर्ट रहिएगा और मजे लीजिएगा। अच्छा, शादी में क्यों जाया जाता है मुझे बताओ? कोई क्वेश्चन एक बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सब जाते हैं, जाना कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन एक ही पूछ रहा हूँ, शादी में क्यों जाते हैं? मतलब नॉर्मल एक जैसे आपकी इनविटेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब इतना पागल हुआ रहता है, क्यों जाते हैं? बस उसका एक लॉजिक, एक सही 2-3 रीजन बता दो, मैं बताता हूँ। हाँ, एक तो एक क्या इनवाइट क्या इसलिए जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो भी मेरे में नहीं आएगा। एक ज्यादातर लोग के दिमाग में भी रहता है कि हम ना जाए तो कहाँ से आई, फिर चावल के बाटी, मतलब उसमें भी खाना परोसने के लिए मतलब जनरली रहता है कि फ्री में टेंडर मिल जाता है, सर्विस में बचा लेते हैं, इंडिया के लोग बुला लेते हैं भतीजा के भगिना के पहले ही कहला जितना काम बस संभाल दी, प्यार से होता है इंडिया में। देखो शादी में क्यों जाते हैं, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वाई बारात क्यों जाते हैं, लोग क्यों जाते हैं, क्यों आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका डेफिनेशन अलग अलग है, ये कभी और खुद से बताऊंगा, ठीक है। बॉयज के लिए अलग रीजन है, गर्ल्स के लिए अलग रीजन है, ठीक है, सब दोनों रीजन अलग अलग है। शादी में कुछ लोग जाते हैं मामला वहीं सेट कर लेते हैं, कुछ लोग चूज कर लेते हैं कि अब की बार ये मेरी, ये तेरी। अच्छा, ये जो पर्पस है, इसके अलावा किसी को ना दूल्हा दुल्हन में इंटरेस्ट होता नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, किसको इंटरेस्ट है दूल्हा दुल्हन में? उधर जहाँ मर रहा है उधर जय माला, उसको क्या इंटरेस्ट है? और तीसरा एक पर्पस बचा फूड, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं कि जाएंगे या उस समय नहीं आएगा, इसका भी कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। लोग कहते आइए तो आइए ना तो चलिए ना, उसका भी बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा, उससे भी ज्यादा फर्क लोगों को नहीं पड़ता। बस दो ही चीज है शादी में, सबसे फर्स्ट मैच जाएंगे तो क्या पता मामला सेट हो जाए, और दूसरा खाना। इसके अलावा और कुछ भी कारण नहीं है, समझ पा रहे? उसके अलावा जितना भी इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें डालिए कि नहीं सर ये है हमारा लगाव है, किसको लड़का और लड़की से किसको लगाव है? किसी को लगाव नहीं है। जो अपने भाई का शादी होता है, जो लड़का भाई को सजाता है, साथ रखता है, वो भी इसी देखने फिराक में रहता है कि कौन बनिया देख रहे हैं दिख रहा है, वो भी इसी फिराक में रहता है। बाकी उसका दूसरा कोई और लॉजिक नहीं रहता, वो एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से देता रहता है। बहरहाल, अब इसके बाद से कोई शादी में जाना होगा तो मेरा कारण देख लेना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ई बोला है ना, तो कल तक जो बता दिया था दिमाग में है ना सब। अब ई पे आते हैं। ई पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम क्या था? हेकिस्टोथर्म है ना। चलो ई लिख लो पहले प्यार से, कैपिटल लेटर में लिखना, और ई लिखने के बाद एक लिखना टी, कैपिटल टी है ये, टी फॉर टुंड्रा। कल मैंने बोला था, बाद में आएगा डिटेल में, टी फॉर टुंड्रा। और टुंड्रा का जो हम लोग रीजन मानते हैं वो लगभग 65 डिग्री से लेकर 85, मतलब 80-85 मान लो, 90 से थोड़ा सा कम, 65 से लेकर 80-85 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। क्लियर है? और टी के बाद एक मांगना एफ, एफ एफ फॉर फ्रॉस्ट, पूरी तरीके से जमा हुआ है, परमानेंट यहां जमा हुआ है, एफ फॉर फ्रॉस्ट। और फ्रॉस्ट आपको जनरली ऐसे याद रखना कि 80 से लेकर, मतलब 80-85 से लेकर 90 तक लैटिट्यूड। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। तो सर कहने का लॉजिक क्या है? सिंपल है। सिंपल क्या है कि बॉस ई जो है ये है आपका हेकिस्टोथर्म। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? आज ये वर्ड क्लाइमेट हो जाएगा खत्म, तो जो आज नहीं आया उसका भी मामला खत्म, उसके बाद सहारा लेगा वो। तो सर कहने का लॉजिक क्या है कि ई फॉर हेकिस्टोथर्म, टी फॉर 65 से इतना, और एफ फॉर फ्रॉस्ट। यहां तक पहले क्लियर है? अब फ्रॉस्ट मतलब बिल्कुल जमा हुआ, बिल्कुल एकदम बर्फ, ठंडा पूरा, ठीक है, मतलब वहां पे दूर दूर तक कोई गर्मी का सवाल ही नहीं है, पूरा बर्फ ही बर्फ है। और कहां से हो सकता है? एक नीचे मैप पे देखिएगा, अंटार्कटिका वाला रीजन में सबसे नीचे, और एक सबसे ऊपर पोल पे बिल्कुल, तो एकदम वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, कोई सवाल ही नहीं है। तो एल्बिडो का इफेक्ट भी कहां होता है? जहां व्हाइट लाइट को पूरी तरह से कर दे तो वहां पे होता है इफेक्ट। तो सर टी जो है ये टुंड्रा मैंने बोला है, टी फॉर टुंड्रा,
और इस टुंड्रा का मीनिंग मैंने क्या बोला, देखो ये 65 से लेकर 80-85 है, और ये जो फ्रॉस्ट है 80-85 से लगभग 90 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है बर्फ तो इधर भी होगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होगा यहाँ। अरे हाँ या ना, तुलनात्मक रूप से कम होगा। और मैंने बोला था कि कुछ ऐसे वेजिटेशन होते हैं जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं जहां बर्फ और इस तरीके का ठंड का मात्रा ज्यादा हो। क्या समझ पा रहे हैं? और इसलिए टुंड्रा रीजन 65 से 80-85 के बीच में जनरली पाया जाएगा। पहले यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं F। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो क्या मिलाएंगे, तो एक हो जाएगा ET, मिला देंगे ना। अरे है ना, तो ET में क्या लिखोगे, 3 ऑप्शन देता हूं, सोच के बताना क्योंकि समझे में सब हो। ET के अंदर पहला ऑप्शन है विंटर रेनफॉल, फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन है नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन, ठीक है, याद रखेगा ऑप्शन नो ड्राई सीजन। तीसरा ऑप्शन नो ट्रू समर, नो ट्रू समर। सोचा कैसे अलग कुछ लग रहा है, बाकी सब तो लग रहा है, इसलिए नो ट्रू समर बोल देते हैं। मान लो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से नो ट्रू समर, सीधी सी बात है कि सर 65-80-85 उतना ऊपर जाओगे जहां बर्फ ही बर्फ है, वहां पे गर्मी का तो कोई चांस है नहीं। अरे है ना, अब मान लो थोड़ा सा धूप आ गया, थोड़ा सा बर्फ अगर पिघल गया तो उसको गर्मी थोड़ी ना बोलेंगे यार, वो तो बस नॉर्मली एक इफेक्ट है जो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। तो ये में सर यहाँ बर्फ है या कुछ और भी मिलेगा, तो यहाँ के लिए बोलेंगे पेरेनियल आइस, सदाबहार बर्फ है। सदाबहार सुने है ना, सदाबहार नदियां। तो पेरेनियल आइस का मतलब क्या है कि सर उसके ऊपर जो 85 से 90 में जाओगे राख हो जाओगे जम के। तो कहने का लॉजिक है कि वहां पे सदाबहार हमेशा के लिए बर्फ रहेगा F वाले पॉइंट पे, जब हम EF जोड़ेंगे तब। क्या सुन पा रहे हैं? सर उसके E के बाद F जो लिखेंगे नीचे लिखेंगे कि नहीं, इस बराबर ये कैपिटल लेटर है। ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब कैपिटल है, E वाले में पूरा का पूरा कैपिटल है। स्मॉल वाला मात्र 4 ही है, F M W S, और जो उससे भी स्मॉल A B उसका यूज C में होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ध्यान रखना, अभी सबका सब एक ही साथ इकट्ठा आएगा। तो हम E भी खत्म कर लिए, तो हम क्या क्या खत्म कर लिए, A, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E, एक बच गया क्या, B। क्या आप लोग यहीं पे हैं या फिर शादी में मतलब जगह है उसके लिए टेंशन है? तो एक बार जोर से बोलना यहीं पे हो तो यस और नो। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बताना हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। ए पढ़ लिए, ए का मतलब क्या था, माइक्रोथर्म, मेगाथर्म। बी का मतलब जेरोफाइट, अभी नहीं पढ़े अपन। सी मेसोथर्म, डी माइक्रोथर्म, ई हेक्सोथर्म। तो हम लोग बी को छोड़कर ए से ई तक पढ़ लिए। अब एक बचा है कौन, बी। सर मतलब साच को आँच किया और सही को झूठ किया, ऐसा ही बोल रहा हूँ। अब लिखो बी तेरी ई वाला बोला हूँ हेक्सोथर्म, अच्छा EF वाला पेरेनियल, PERENIAL, बहुत जगह डबल एन मिल जाएगा तो उसके लिए लोड नहीं लेना, PERENIAL डाल दीजिए। पेरेनियल मतलब सदाबहार, और सदाबहार का मीनिंग सिंपल सा है, ज्यादा ठंडा। पेरेनियल फ्रॉस्ट, एकदम जमा हुआ, हमेशा जमा ही रहेगा। अंटार्कटिका में आप थोड़ी ना जाओगे कभी तो दिखेगा कि यार यहाँ पे गर्मी लग रहा है चलो छाता तो टांग के सो जाते हैं, कभी नहीं, हमेशा वहां पे ठंडा ही लगेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट है बी, और बी का नाम क्या था, जेरोफाइट की, जेरोफाइट। क्या दिमाग में रहेगा ये, बहुत बड़े दिमाग में रखना, भूलना मत। जीरो मतलब होता है ड्राई, मैंने ब्रैकेट में लिखवाया भी होगा आपको, लिखवाया था ना, ड्राई सूखा, पक्का ठीक। अब आ रहा है सर डब्लू, और ये स्मॉल डब्लू नहीं है, ये कैपिटल डब्लू है। तो सचेत हो जाइएगा कहीं कि अब आपके पास ऑप्शन में स्मॉल डब्लू भी आ गया और कैपिटल डब्लू भी आ गया। और इतना ही नहीं, और देखिए अभी मिम्स नहीं है एक, और ये है कैपिटल एस। ठीक है, अरे ठीक है ना। तो ये डब्लू का मीनिंग क्या, विंटर ड्राई, इसका कुछ अलग आएगा और इसका भी कुछ अलग आएगा। तो इस डब्लू का मीनिंग है, जेरोफाइट में हम ड्राई एरिया तो बोल रहे थे कि सूखा एरिया होगा, लेकिन उसमें कितना सूखा होगा, थोड़ा कम होगा थोड़ा ज्यादा होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डब्लू का मीनिंग है BW, इसका मीनिंग है अरीड, ARID, मतलब लगभग कंप्लीट सूखा हुआ, कंप्लीट ड्राई। और इस एस का मीनिंग है सेमी अरीड, सेमी समझते हैं ना, सेमी सर्कल,
अर्ध सूखा हुआ, अर्ध शुष्क मतलब पूरा कंप्लीट सूखा हुआ एरिया नहीं है, थोड़ा सा सूखा है, बट थोड़ा सा और जगह ऐसा भी है उसी के आसपास जो गीला भी है, मतलब पूरी तरीके से सूखा हुआ नहीं। क्या समझ में आ रहा है आपको? और बी का मीनिंग कहने की बात ही नहीं है, थर्मो क्या है, मेगा थर्म है ना। हमको लगा कहीं बोलेगा लोग कि ध्यान दे नहीं रहे हैं सर, तो कुछ भी बोल देते हैं। किसको यहाँ तक समझ में है? इसमें कुछ समझने वाला था नहीं, फिर भी पूछ लेते हैं। हो गया पक्का ना? क्वेश्चन जब पूछूंगा ना गलती हुआ, देख रहे हो कुछ नहीं करूंगा। सर जो फिगर बनाया उसका कोई रोल नहीं है। क्या 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 फिगर का ए माइंड मैप का बना लीजिएगा तो आपके लिए फ्रेश दिखेगा, नहीं तो कचरा दिखेगा, एकदम बिल्कुल भद्दा दिखेगा। ठीक है, तो सर कहने का लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब एक और आते हैं, नया लॉजिक आया है मार्केट में BW के बाद। BW के बाद क्या है? इस W के अंदर एक और नया चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कुछ नहीं है, वो है H और K। तो इस W के अंदर देखो ध्यान से, यहां से आएगा H और यहां से आएगा K। अब मामला जा रहा है सटीक, ठीक है? तो ये जल्दी से लिख लिया जाए, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? इधर देखिए, H और K हो गया पक्का? सही से देखना, नहीं तो चलो ठीक है। और इसके बाद ये BW है ना, इधर देखो, ये B और W मिलके ये बनाया BW, और BW से निकला H और K। इसका मीनिंग क्या है आराम से बताऊंगा, प्लीज अलर्ट रहना, एकदम आंख कान नाक सब खुल के अलर्ट रहना। इधर हो गया सेमी एरिड, तो सर ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, BS बन जाएगा, और इस BS के साथ फिर से दो, एक H और एक K। काम चल रहा है, बस अभी देखते जाना, ये तो कोई खिड़की लेने लगेगा। चलो रिपीट कर देता हूं एक बार, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को A से E तक पढ़ाया था, B कल पढ़ाया नहीं था, तो सर आपको ये B वाला मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। इस B के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है क्या, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट B के अंदर बोला हूँ कि B का मीनिंग क्या है, ज़ेरोफाइट, कल बताया था ना। A फॉर मेगाथर्म, A फॉर मेगाथर्म, B फॉर ज़ेरोफाइट, C फॉर मिनीथर्म, मेसोथर्म ना, मेसोथर्म, D फॉर, E फॉर एलिफेंट मत बोल देना, हेकिस्टोथर्म। क्लियर है? ठीक है, उधर स्मॉल f, स्मॉल m, स्मॉल s, स्मॉल w। क्लियर है उधर? अब हम आते हैं B पे। B है ज़ेरोफाइट, मतलब सूखा, ड्राई। ड्राई में भी कितना ड्राई, तो हो गया BW। W का मीनिंग कैपिटल लेटर है यहाँ पे। फिर से बोल रहा हूँ, ये प्लीज आप क्वेश्चन इसके बाद आएगा तुरंत, और गलत बना तो आप जानना, ये W का मीनिंग है अरीड, कंप्लीट सूखा हुआ, मतलब सुखाड़ में भी कंप्लीट सुखाड़। क्लियर है यहाँ तक? तो BW का मतलब हो गया अरीड। लेकिन बात आता है सर, ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग ज़ेरोफाइट के अंदर हैं, तो कुछ एरिया ट्रॉपिकल होगा, कुछ एरिया टेम्परेट भी होगा, क्योंकि 0 से 30 के बीच में है। तो जो कोएपन ने है उसने खुद से डिसाइड किया कि लगभग 0 से मान लो 20 तक कुछ और है, और 20 से 30 तक कुछ और है। तो आप मुझे बताना कॉमन सेंस से, 0 से 23 तक अगर जाते हैं तो ट्रॉपिकल मिलेगा कि टेम्परेट मिलेगा? ट्रॉपिकल होगा। अरे है ना? अब 23 के ऊपर हम लोग अगर 30 तक गए तो टेम्परेट मिलने का चांस है, यस और नो? तो सर सुखाड़ में भी तो कुछ ऐसा होगा कि कुछ जहां कंप्लीट सूखा होगा, क्या आपको नहीं लगता कि BW जो कंप्लीट सूखा होगा वहां मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा? यानी कि जहां सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ज़ेरोफाइट है और कंप्लीट सुखाड़ है, वो डेजर्ट बन जाएगा, मरुस्थल है ना? और उस मरुस्थल के अंदर भी दो टाइप के होंगे, एक या तो ट्रॉपिकल में होगा या टेम्परेट में। इसीलिए दुनिया की जितना सारा डेजर्ट्स है वो ट्रॉपिकल में भी पाया जाता है और टेम्परेट में भी पाया जाता है। क्या सुन पा रहे हैं मेरी बात ध्यान से? जैसे गोबी डेजर्ट आपको पढ़ाया था, अगर याद हो तो, गोबी डेजर्ट याद है? किसको तो याद है? हाथ खड़ेगा ना। गोबी इधर बता देना कहाँ पढ़े थे? करने की बात में साउथ अमेरिका पढ़े थे ना? एशिया में या अफ्रीका में? तो ध्यान से समझना, जो भी चीज बोलता जाता है उसको ध्यान से समझना। मैंने जितना सारा टकला मकान पढ़ाया था ये याद होगा। कहाँ था ये? चाइना में ना? तिब्बत कौन बोल रहा है? ठीक है, ध्यान से कुछ बात समझ लेना। इधर देखो, एकदम अलर्ट रहना, ध्यान से समझना। तो ज़ेरोफाइट हो गया B,
हम लोग बी वाला सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं। इस बी के अंदर मैंने कैपिटल बोला है डब्लू, क्या सुन पा रहे हैं? कैपिटल डब्लू का मीनिंग है कंप्लीट सुखाड़, डब्लू का मीनिंग कंप्लीट सुखाड़, तो बी डब्लू बनेगा यानी कि उस एरिया में डेजर्ट बनेगा, सुन पा रहे हैं? उसके बाद इसी बी के एरिया में कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जो सेमी एरिड होंगे, कैपिटल एस अर्ध शुष्क, पूरी तरीके से सूखा हुआ नहीं है, आधा सूखा हुआ है, सुन पा रहे हैं? और अब मैंने बोला इसके अंदर भी दो पार्ट आएगा। दो पार्ट क्या? जब हम बोले कि डेजर्ट हो गया तो डेजर्ट या तो एच मतलब है ट्रॉपिकल और के मतलब है टेम्परेट। तो एच का मीनिंग क्या है? ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल मैंने बोला 0 से 23.5 मान के चलिए, सुन पा रहे ध्यान से? और उसके नीचे आते हैं के, इसको मान के चलिए टेम्परेट। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? ऐसा ना हो तो सर कोई पूछे कि मरुस्थल सिर्फ टेम्परेट में पाया जाता है तो सही कि गलत? गलत। मरुस्थल सर आपको डेजर्ट जो है वो टेम्परेट में मिल जाएगा और ट्रॉपिकल में भी पूरी तरह से मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे आते हैं। अब सेमी एरिड अर्ध शुष्क, तो बीएस जो है यहाँ पे भी डेजर्ट होगा बीएस में, लेकिन इसके अंदर अर्ध शुष्क है तो वेजिटेशन, फिर से पूछ रहा हूँ कॉमन सेंस से बताना, यहाँ कंप्लीट सुखाड़ है, यहाँ थोड़ा सा आधा शुष्क है, इसका मतलब क्या यहाँ पे ज्यादा प्लांट्स एंड ट्री ग्रो हो सकते हैं या यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं? चांसेस तो बीएस में है, यस और नो? सर वेजिटेशन के चांसेस यहाँ है, और कोएपल ने क्या बोला था? वेजिटेशन को देखकर किसी के क्लाइमेट को पकड़ लिया जाना है। हम लोग क्या सोचते हैं? क्लाइमेट को देखकर वेजिटेशन पकड़ना है, लेकिन कोएपेंस ने क्या बोला? हम वहां के पेड़ पौधे को देखकर वहां का क्लाइमेट का आइडिया लगा लेंगे। क्या याद है आप लोग को? ठीक, तो सर इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे H फॉर ट्रॉपिकल, K फॉर क्या? टेम्परेट। तो क्या हम अगर इस कोड को मिलाएं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BW स्मॉल h, और क्या यहाँ लिख सकता हूँ BW स्मॉल k? यस सर, लिख सकते हैं ना? तो लिखते जाइए। तो फिर यहाँ पे भी आपको पता ही है B कैपिटल S स्मॉल h, B कैपिटल S स्मॉल k। ये तो अभी बताने के लिए बता रहा हूँ, जैसे ये कोड आएगा ना उसके बाद अभी क्वेश्चन आएगा, उस पर मुंह बाके पुरवैया की पचिया जो मन करे वो कर लीजिएगा, ठीक है? जिधर का हो गया। तो कंप्लीट डेजर्ट बनने का चांस कहाँ होगा? BW में या BS में? BW में, ठीक है? हो गया। आगे बढ़े, मजा आने वाला है। जो इसको रटने की कोशिश करेगा वो एकदम होगा गधा, उससे कभी रटाएगा भी नहीं। जो इसको लॉजिकली समझेगा वो जीवन भर याद रखेगा। तो हम एक बार पुनः, चूंकि बहुत लोग टाइम पे आए हैं तो सर सोचोगे सर ऐसे 10-15 मिनट लेट कर ही देते हैं, पहले जाके हम लोग वहाँ पे बातें रहते हैं मुँह। तो याद रखिएगा, इसके बाद से आप आइएगा तो क्लास आपको खुला मिलेगा, ओपन मिलेगा, और हम भी पाए जाएंगे इस ग्रह पे, ठीक है? तो आप लोग टाइम पे आ जाइएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से समझ लीजिए, मैंने जो पढ़ाया है अभी तक, वर्ल्ड क्लाइमेट हम लोग शुरू किए। नेक्स्ट टॉपिक जो आज ही खत्म हो भी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, एक दिन भले ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। सर वर्ल्ड क्लाइमेट में सबसे पहला मैंने आपको कोएपेंस के बारे में बताया। कोएपेंस में आपको 5 चीज मैंने बताई थी, ABCDE। ए का मतलब मेगाथर्म, बी का मतलब 0.5, सी मतलब मेजोथर्म, डी मतलब माइक्रोथर्म, ई मतलब एक्सोथर्म। रिपीट करते जाना। उसके बाद स्मॉल एफ प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, साल भर बारिश यानी कि नो ड्राई सीजन। स्मॉल एस मान के समर ड्राई मतलब विंटर रेनफॉल होगा। स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई यानी कि समर रेनफॉल, और उसके बाद बचा क्या? स्मॉल एम मॉनसून यानी कि शॉर्ट ड्राई सीजन। क्लियर यहाँ तक? उसके अंदर एक छोटा सा ए छोटा सा बी बोला था, जो CFA CFB। ए जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 हो तब लगेगा, जब बी से और जब 20 से कम हो तो बी लगा दीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सी पे आए तो हमने सर सी से पहले ए पे हमने अलग अलग बनाया, AW बनाया या हमने AM बनाया, ये सब जो चीज हमने बनाया उसका एक अलग आपको लॉजिक याद रखना है। उसके बाद जब हम आगे आए, जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था कि ऐसा चीज बताइए जो 30 से 45 के बीच में हो और समर ड्राई हो, तो उसका कोडिंग आपको लिखना था, जो कल मैंने करवाया था एक छोटा सा। अरे है ना? ठीक है। तो अब आते हैं, उसके बाद मैंने आया बी पे, और बी से पहले मैं आया था ई पे। तो ई पे बोला था हेकिस्टोथर्म, उसके अंदर 2 टॉपिक हैं, 2 टर्म हैं। एक है टी कैपिटल, जिसका मतलब है टुंड्रा। कैपिटल टी का मीनिंग क्या है? टुंड्रा। यहाँ तक क्लियर है? और कैपिटल टी के टुंड्रा के बाद बोला कैपिटल एफ फ्रॉस्ट,
मतलब पूरी तरीके से जमा हुआ है। ई टी लगाएंगे और ई एफ लगाएंगे। ई टी का मीनिंग सिंपल है कि उससे थोड़ा सा कम ठंडा होगा, ई एफ में ज्यादा ठंडा होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं बी पे। तो बी पे आए तो हमने बोला जेरोफाइट। जेरोफाइट के अंदर मैंने बोला डब्ल्यू फॉर एरिड, कंप्लीट सूखा हुआ यानी कि डेजर्ट बन गया, मरुस्थल। बी डब्ल्यू के अंदर चांसेस है कि एक एच ट्रॉपिकल और एक के मतलब क्या टेम्परेट। तो सर बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली सेमी एरिड बी एस एच और बी एस के, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कदम, और आपके पास आई होप कि सारा का सारा चीज समझा हुआ है, सारा का सारा चीज क्लियर है ना? क्लियर? अरे बोलो ना, क्वेश्चन दो, जोर से बोलो ना। यस सर। ठीक है, सबका आवाज आना चाहिए। क्वेश्चन दो। यस सर। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 लिखिए। पहला, जो सही जवाब दिया इनाम, ठीक है, जान तेरे नाम, ये रहा इनाम। पहला लिखिए। 30 to 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। थर्टी टू 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बावजूद नहीं बनेगा तो 30 टू 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। आगे भी बोलूं? और सेमी अरीड होना चाहिए, और सेमी अरीड होना चाहिए। बन गया? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जो सही बनाया जान तेरे नाम, ठीक है, इनाम मिलेगा। किसी को बन गया? हाथ खड़े करिए। 1 2 3 4 5 500। अच्छा, और लोग जो लोग टाइम पे आए हैं आज, बोलिएगा सब लोग का मैं आज चरण स्पर्श और पानी थोड़ा लेते हैं, और लोटकी में, लोटकी ना बोलते हैं इसको, फुल अक्षत माला। किसके से बन गया? फिर वापस एक बार पूछ रहा हूँ, किसके से बन गया? हाथ खड़े करिए। ठीक है, आप अपना बोलिए। बोलिए आप। हाँ हाँ, क्या सी एस, कैपिटल एस के स्मॉल एस? कैपिटल एस। जिनका इनका सी एस हाथ खड़े करिए तेजी में। ताली बजाइए, आज बात बजाइए, आज बजना चाहिए यार ताली। इतना गलत जवाब है ये, समझ रहे हो? फिर से पूछ रहा हूँ, ओवर को गलत, डरना मत। सीएस कितने गिरा? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। सब मजाक बात है सर, है तो है। गलत है। इसके अलावा किसी ने पूछा है? यस सर। मेरा BSK। BSA नहीं सर, के 80। BSK 80 और C, यस। ये वाला C, छोटा भी सी लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया था ना? छोटा सी कहाँ पे लिखवाया था? कैपिटल सी था, स्मॉल सी तो कहीं लिखवाया था मैंने। इसके अलावा और कुछ? कोई का DFGHIJ CBS। देखिए मार्केट में एक और आया नया, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। और CBS का फुल फॉर्म याद है किसी को? इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इकोनॉमिक्स के थीम में पढ़ाया था। जो आ गया उसको रिपीट कर लो, समझ में आया ध्यान से? पढ़ा, अरे पढ़ा नहीं था, पढ़ाया था ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सुन पा रहे हो? इधर देखो। अच्छा गधो बोल लूं मैं? मतलब बोल लूं? नहीं छोड़ो, नहीं बोलता हूँ, बड़े हैं आप लोग। CBSK होगा। अच्छा एक और है अभी, CBSK। और कोई CBSE वाले? के को हटा के ई लगाना है बस, CBSE हो जाएगा। कुछ लोग ये भी है क्या? अगर है तो बताइएगा, अब ये टक्कर हो जाएगा दोनों में। देखिए सारा मामला यही पे है, ओवर कॉन्फिडेंस जाकर ही खत्म होता है। इसीलिए बोले ना, जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुना करिए। हम बहुत आसान से पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोग कभी कभी ऐसे ले लेते हैं सब समझ में आ रहा है। ये बहुत आसान करके मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आप और ध्यान दो। जब कोई टीचर अगर बहुत आसान करके पढ़ाए तो समझना कि वो ध्यान से सुनने वाला बात है। सुन पा रहे? इतना ना तोड़ देंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए
क्या क्वेश्चन बोला हूं? जो 30 से 45 के बीच में होना चाहिए, बोला हूं ना? और उसके आगे वर्ड ध्यान दो, क्या है? सेमी अरीड। 30 से 45 में अगर प्रोसेस के हिसाब से जाते हैं, लैटिट्यूड के हिसाब से, तो क्या आएगा? सी आएगा, है ना? यानी कि कौन सा थर्म हुआ? मेजोथर्म। और दूसरा वर्ड है सेमी अरीड। आप कॉमन सेंस से पहले सोचना, कॉमन सेंस से, जितनी गर्मी इक्वेटर पे होगी तो सुखाड़ होने का चांस है ना? अरे है ना? तो बोलो। मान लिया 0 से 30 के बीच में गर्मी है तो सुखाड़ हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम 30 के ऊपर गए 45, सुखाड़ होने का चांस अब कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ, मतलब अब धीरे धीरे हम ठंडा की तरफ जा रहे हैं। अरे है ना? तो सूखा मिलने का चांस कम है। और हम अब कितने के बीच में आपको बोल दिए? 30 से 45 बोले है ना? सर कॉमन सेंस से सोचो, 30 से 45 के ऊपर अब जाते जाएंगे, फिर 45 से 65 गए तो और ठंडा मिलेगा, सूखा मिलेगा चांस ही नहीं है। फिर ऊपर गए, बिल्कुल भी चांस नहीं है। यस और नो? तो जो भी सूखा मिलना है वो एक ही जगह मिल पाएगा, 0 से 30 के बीच में। किसके बीच में मिलेगा? 0 से 30। चाहे वो सेमी अरिड मिले, चाहे कंप्लीट अरिड मिले। क्या सुन पा रहे हैं? और कोएपेन पागल नहीं था कि ट्रॉपिकल जो हम लोग बोल रहे थे 0 से 23 के बीच में, वो जानबूझ के 0 से 30 क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि उसके बीच में भी डिवाइड कर दिया कि 23.5 तक अगर ट्रॉपिकल मान भी लो तो 23.5 से 30 तक जाओगे तो उसको टेम्परेट मान के उस पर डिसाइड अगर करोगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। सुन पा रहे ध्यान से? तो सर दिमाग में रखिए, क्या जब जब बात पहले लैटिट्यूड का आ जाए तो लैटिट्यूड के हिसाब से ही डिसाइड कर दो। 30 से 45 ऐसे दिमाग में चलेगा। कुछ लोग ऐसे ही, हम जैसे बोले 30 से 45 आप बस लगा दिया वो। अब कॉमन सेंस सोचिए, जब जब नोट करके ध्यान से समझना, जब जब बोलूं अरीड, सेमी अरीड, लैटिट्यूड, सर आपको मैंने कहां पे पढ़ाया था? सी में कहीं पे बोला था क्या सेमी अरीड? जब मैं सी पढ़ा रहा था, दो ही चीज, सी एफ बोल रहा था, सी डब्ल्यू बोल रहा था। अरे है ना? वहां कहा मैंने आपको सेमी अरीड पढ़ाया? मैं बी में ही क्यों पढ़ा रहा हूं? अब जाकर ध्यान से देखिए सी में क्या लिखवाया हूं, सी एफ सी डब्ल्यू। वहां मैंने सूखा का कुछ बात ही नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप सी एस लगा के घूम रहे हैं मजे मजे में। बीएस बोल सकते हैं। क्या सुन पा रहे थे? ई एस बीएस बीएस। तो अब मैं जो बोला उसको ध्यान से समझिए। जब जब अरीड या सेमी अरीड हो, सुखाड़ हो, सिंपल आपका लॉजिक कहा जाएगा बी में, क्योंकि सुखाड़ उसके अलावा और कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू कोएपेन। क्या सुन पा रहे हैं आप? तो जैसी सर पहला लैटिट्यूड आया तो सही तमाशा मत बना। 30 से 45, अच्छा सर बताए हैं क्या? 30 से 45 कौन? सी की ए सी। उसके बाद आगे देख लेंगे सेमी एरिड। यस हो गया। सेमी एरिड आते आते ही आपको सीधा आना है बैक टू बी। कुछ बुझा रहा है? क्योंकि अभी तक मैंने आपको इधर देखो, इसी के कारण पहले मैंने आपको ए पढ़ाया, फिर आपको मैंने बी छोड़कर सी पढ़ाया, डी पढ़ाया, ई पढ़ाया। मैंने आपको बी नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि बी के अलावा मैंने कहीं पर भी सुखाड़ की बात नहीं करी थी। सिर्फ बात कहाँ किया हूँ? बी में। तो सर इसका आंसर क्या होगा? तो सिंपल सीधा सोचो, सेमी एरिड बोला है तो सेमी एरिड बोला है तो सीधा जाना है पहले किसमें? बी में। लैटिट्यूड क्या है भूल जाओ, आपको सिंपल उसके आगे का ध्यान रखना है। सेमी एरिड, सेमी एरिड कहाँ पॉसिबल है? बी में। और उसके बाद एस उसका हो जाएगा सिंपल। तो बस बात खत्म, बी एस। उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, ना के ना कुछ ना कहीं। इसलिए क्योंकि उसके अलावा ट्रॉपिकल या टेम्परेट की जब बात करेगा तब हम उसकी बात करेंगे। क्या सुन पा रहे ध्यान से? लेकिन अगर मान लो किसी ने ऐसा भी लिख दिया बी एस के, लेट से मान लो किसी ने बी एस के लिख दिया है, उसका तब भी गलती नहीं कहलाएगा, मतलब वो सही ही होगा। कारण क्या है? क्योंकि अगर आपने जैसे बी एस लिखा सेमी एरिड, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, बी एस डब्ल्यू भी और बी एस डब्ल्यू। अरे बी एस एच या फिर बी एस के, हाँ में यहाँ मिला देता है। ये जो बी एस बोल रहा हूँ, बी एस के साथ डब्ल्यू पॉसिबल है? अरे कहां से डब्ल्यू ले जाएंगे? तो मैंने बोला जब जब हम इसीलिए डायग्राम में बनवा रहे थे कि देखो बी के साथ एस मिल गया और बी एस जब मिल गया तो या तो पॉसिबिलिटीज ट्रॉपिकल का होगा या फिर किसका होगा? टेम्परेट का। लेकिन हमने आपको लैटिट्यूड कितना दिया है? 30 से कितना दिया है? 45। अरे है ना? तो ये ट्रॉपिकल होगा क्या? नहीं होगा। हम 30 से 45 ऑलरेडी कहां चले गए? ऊपर चले गए। तो सर ये क्या होगा? टेम्परेट में चला जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी एस के इज द करेक्ट फाइनल आंसर। लास्ट बार रिपीट कर दूं कि समझ में? किसको आगे हाथ खड़े करो। यस सर आगे कुछ बुझा रहा है? यस सर। अब क्वेश्चनवा देंगे तो बनवा जाएगा? यस सर पक्का? पक्का। चलिए ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर वो क्या था सर, वो वाला एक नहीं होता जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बड़ा प्यार से बच्चे पूछते हैं, सर नहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बस पूछना था तो क्या था वो। तो मैं इसलिए आपको पहले सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। लास्ट बार बी, बस याद रखना है सेमी एरिड अरे जब भी होगा बी में जाइए, लैटिट्यूड उसके बाद भूल जाइए।
अब जो लैटिट्यूड उसके बाद लास्ट में ध्यान रखिएगा 30 से 45, तो देख लो कि टेम्परेट में जाएगा कि ट्रॉपिकल में, हो जाएगा टेम्परेट में, टेम्परेट के लिए के, ट्रॉपिकल के लिए एच। बात खत्म, यहाँ तक क्लियर है? अब जानते हो क्या है, अब क्या है ये सब भूल जाओ, सोचो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग ए बी सी डी से पूरा टेम्परेट, ट्रॉपिकल, कोल्ड, ड्राई, रेनफॉल डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग शब्द ही नहीं ला रहे कुछ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोड से हिंट करके पूरा क्लियरिफाई कर रहे हैं। क्या सुन पा रहे हैं आप? तो जब भी कभी आपको किसी को अगर लेट से किसी को अगर आपको कस के सुनाना है, तो सर आपको फ्रस्ट्रेशन निकालना है, तो उसको सीधा बोलो BSW MSK HW, ऐसा सब बोल के जाओ। समझ रहे हो, सामने वाले को भी लगेगा क्या क्या बोल रहा है। अरे आप समझ रहे हो, मतलब हम लोग तो सवाल किए भाई, आप देख लेना कि किस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे उसको बोलोगे BSK, वो कुछ अलग समझेगा, आप अपने रिवीजन कर लो। आप उसको BSH बोलो, वो कुछ अलग समझेगा, आप इस तरह से रिवाइज कर लो। उसके बाद ज्यादा कुछ MSK बोल दो, MCK बोल दो, बहुत सारा चीज बोला जा सकता है, लेकिन याद रखना कोड आपका सही होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन करना है और उसमें फ्रस्ट्रेशन भी रिलीज हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। सुन पा रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा तेज कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जो भी आए तो मैं थोड़ा सा घुमा दूँ आपको। मिटा दो ना, मुझे पूरा भरोसा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और आप उसमें चलो लिखो क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन 45 to 65, 45 to 65। आप कोई जल्दी नहीं लिखेगा ABSC, गारंटी में बोल रहा हूँ, ठीक है? लिखो 45 to 65 और ट्रॉपिकल ड्राई, 45 to 65 एंड ट्रॉपिकल ड्राई। बन गया? ठीक है, बन गया, हाथ कर गए। मैंने इसमें थोड़ा वर्ड्स में ट्विस्ट किया है, बस शब्दों के साथ खेला है। हो गया पक्का? आज वर्ल्ड क्लाइमेट खत्म, कल ओशनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक है वो। ओशनोलॉजी भी खत्म हो जाएगा परसों, कल नहीं परसों, हाँ एक दिन और एक्सटेंड करेंगे। किसका सब बन गया? हाथ खड़े करो ना, काहे शर्मात है वो, एकदम बताइए। 45 से 65 ट्रिपल कहाँ से टेम्परेट? तो मैं जो क्वेश्चन बोला पहले क्वेश्चन लिख लिया हो ना, उसके बाद फिर अब आंसर पूछ रहा हूँ, आंसर तो फिर बाद में देखिए ना क्या है क्या नहीं चल रहा है। विंटर में जाएगा, क्या विंटर में चला जाएगा? हमको लगा विंटर बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन बोला वो समथिंग कुछ ऐसा बोला, 45 to 65 बोला होगा, और इसके साथ मैंने वर्ड यूज किया है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल ड्राई, यही बोला हूं ना। पहला सवाल उठता है वही जो आपके दिमाग में आना चाहिए था, ऑलरेडी बोला कि ट्रॉपिकल आपको कभी भी 45 से 65 में जाएगा नहीं, ठीक है? उसके बावजूद भी कुछ लोग बना के रखे हुए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप बनाए थे, जैसे भी बनाए थे, कुछ लोग ये बनाए होंगे, हो सकता है कहीं BS नहीं, BS बनाए होंगे, नहीं आप बनाए होंगे BWH, कुछ लोग भी बनाए होंगे। अरे बनाए होंगे भाई, ऐसा मजाक में नहीं, मतलब बनाए होंगे, ठीक है? ऐसा मत करिए। मतलब पहला क्वेश्चन उठता है कि देखो जानबूझकर कभी कभी ये मैंने अभी इसलिए दिया है कि छोटी छोटी चीजें पकड़ते जाइए आप बस, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार कोडिंग बस गई, उसके बाद एक कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ इसमें दम नहीं है। और यहाँ का क्वेश्चन अगर 16 आ रहा है तो उसको छोड़कर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारिएगा तो और क्या करिएगा? आप समझ पा रहे हैं? जब यूपीएससी भी चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप पैर पे कुल्हाड़ी मारे ना ना हम नहीं होगा, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है, अगर हम सिर्फ इस डिग्री को छोड़कर इसके लॉजिक पर नहीं जाए तब तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्योंकि सर ट्रॉपिकल 45 से 65 में जनरली हम कंसीडर कर नहीं चलेंगे। क्या सुन पा रहे हैं आप? तो अब क्या है उसका लॉजिक? दूसरा क्वेश्चन है उसको लिखिएगा, तब आगे लिखिए तेजी में। हाँ इसको काट दीजिएगा, क्वेश्चन काट दीजिएगा, क्वेश्चन काट दीजिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन में सर जी गलत करवा दिया। आगे लिखिए, जो 0 से 30 होना चाहिए, 0 से 30 होना चाहिए, और
अरीड होना चाहिए, अरीड 0 से 30 और अरीड। बना लिए होंगे, Yes, sir. इसमें तो कुछ लफड़ा नहीं है ज्यादा, ये सिंपल प्लेन है एकदम। तो कहने की बात नहीं, आंसर वो बता दीजिए कितने लोग बना लिए हाथ में रख पूछ लेना बनता है, नहीं तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है। BSH। अच्छा BSH एक मार्केट में आया है ऑप्शन, BSH कितने को लगता है सही है? हाथ खड़े करिए। सर पहले ही बोला हूं मैं, अरीड बोला हूं, तो एस आने का तो सवाल ही नहीं है। अरीड कंप्लीट सूखा हुआ, उसके लिए कोडिंग है BW, BW आ गया। अब सवाल उठता है H की K, तो कितने लोग लगाए हैं H? हाथ खड़े करिए। तो जनरली इसमें H मान के चल लीजिएगा, 0 से 30 बोला हूं तो H मान के चल लीजिएगा। 30 से ऊपर जैसे ही जाते जाइएगा टेम्परेट मानते चले जाइएगा। फिर बोल रहा हूं, इसलिए मुझे बताना पड़ा है। अभी मैंने इसके पहला वाला क्वेश्चन जो करवाया था, मतलब सबसे फर्स्ट, उसमें 30 से 45 बोला था, तो वहां आप ट्रॉपिकल डालते क्या? नहीं डालते। तो सर कहने का मैंने क्या है, 0 से 30 तक आप क्या समझना है, जल्दी बोलो ना। 0 से 30 तक ट्रॉपिकल समझना। Yes, sir. कोड क्या डालोगे? H, अरे है ना। Yes, sir. और 30 से ऊपर जहां भी जाओ टेम्परेट डालना और कोड डालना के, बात खत्म। 30 से ऊपर, क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, आप अपने कॉपी पे फ्रेश एक पेज सीधा एक टेबल बनाइएगा। अब मैं मिटा रहा हूं, अब हम लोग कोड में ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सर इधर लिख लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा अल्फाबेट, अल्फाबेट या ग्रुप लिख लीजिए। 4 मतलब कॉलम बनाइएगा, 4 कॉलम, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। 1 2 3 4। सर आप पहले बना लीजिए तभी बनेंगे। उसके बाद फर्स्ट दैट इज ग्रुप, ग्रुप में डालेंगे एंड द फर्स्ट वन इज, पहले हो गया, ये लिख लो, ग्रुप लिख लो, कम से कम इतना लिख लो। सेकंड इज टाइप, टाइप व्हाट डज टाइप मींस? टाइप का मतलब क्या है? तो सर टाइप का मीनिंग वही, कौन सा क्लाइमेट होगा, विंटर, ड्राई, समर, रेन, व्हाटएवर इट इज, कर लेंगे। उसके बाद कॉलम थर्ड, उसको लिख लेना लेटर कोड, लेटर कोड। एंड देन फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? सो पहला हो गया ग्रुप, दूसरा हो गया टाइप, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज लेटर कोड एंड द फोर्थ वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? पक्का? एकदम मजेदार तरीके से पढ़ना। सो हम यहां लिखते हैं ए, अच्छे से लिख देता हूं, कैपिटल ए का मीनिंग मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना जरूरत? नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ए के बाद सिमिलरली दूसरा ग्रुप बनाएंगे, दैट इज बी, सिमिलरली सी एंड देन डी एंड देन ई। अब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं जितना पढ़ाया हूं उन सब का यहाँ पे होगा, इसीलिए मैंने आपको एक ग्रुप में एक पेज भेजा है। देखिए आज एक पेज होगा बस, सेकंड वाला जो भेजा हूं जल्दी से ओपन करिए, एक पेज का होगा। एक पेज मिला? Yes, sir. जरा देखिए तो कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? मिला? मिल गया? पक्का? उस टेबल को जल्दी से छापिए तो अपने कॉपी पे, यहीं पे तेजी में, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, आज वर्ल्ड क्लाइमेट खत्म करना है। तेजी में छाप दीजिए ताकि फेयर में जब जाकर उसको नोट डाउन करिए तो आपको प्रॉब्लम ना हो और दिमाग में एक बार बस बैठ जाए। तेजी में, क्विक, ओनली इन विद इन 2 मिनट्स। जिसका हाथ इतना तेज चल जाए, 1 kg आज उसको मिलेगा पपीता। पपीता का सीजन है ना अभी तो।
Yes, sir. एकदम खटाखट पूरा अलर्ट रखिएगा दिमाग यहीं पे, शादी में बंद ले जाइएगा दिमाग, क्विक यहीं पे रखिएगा। तो कल कुछ लोग बारात में गए अभी तक सोए हुए हैं। हो गया वो? कोड समझ नहीं आ रहा है? Yes, sir. सर इसमें ये might be mid latitude, इसको क्या करें? कोई नहीं, उसको आप क्या 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 बोल रहे हैं? Mid latitude पर यूज करें। आप उसको लिख लीजिए, मैं पूरा एक बार बता दूंगा।
हो गया डन। जरूर लिखिए। चलिए तो हम इस अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं और समझते हैं। जितना आप उसमें लिखे हैं, जितना सारा भी उसमें कुछ टर्म्स है, उसको मैं पूरा टेबल एक बार आइए टेबल पे एक बार देख लीजिए, जो आप बनाए हैं या फिर जो आपको मैंने भेजा है। क्या अलर्ट हो, वर्ल्ड क्लाइमेट का ET3 होने वाला है, इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कल पूरा जाकर पढ़ के आ जाइएगा होमवर्क में। तो जरा देखिए, उसमें पहला है ग्रुप ए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट लिखा है। ह्यूमिड इक्वेटर के आसपास हुई होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी कम। कल मैंने बताया था, और कल परसों क्या 2-3 बार बताया था, ह्यूमिडिटी और इसके बीच में डिफरेंस, मॉइस्चर के बीच में डिफरेंस। तो मॉइस्चर क्या लिक्विड फॉर्म है कि पेपर फॉर्म है? तो मैंने बोला कि सर जनरली जब आप इक्वेटर के आसपास ए मेगाथर्म की बात करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आइए उसके नीचे, सर उसके मतलब उसके बगल में जो टाइप लिखा हूँ, टाइप में क्या क्या लिखा हूँ, एक लिखा हूँ ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल वेट का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल में जो होगा सर लो प्रेशर बनेगा नीचे, इक्वेटर जब उसको उठाकर ऊपर लेके जाएगा तो क्या सुन पा रहे हैं, बारिश होगी तो थोड़ा ट्रॉपिकल रीजन में वेट होने का भी पूरा चांस है। तभी तो सर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं इक्वेटर वाले रीजन में और बहुत लंबे लंबे होते हैं। दूसरा पॉइंट ट्रॉपिकल मानसून, और तीसरा बोला हूँ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। इन तीनों को समझने के लिए कोड और लिखा हुआ है AF, AW और AM, दिख पा रहा है आपको? तो AF का मीनिंग क्या है, बारिश होगी लगातार साल भर, तो उसका मीनिंग हो गया ट्रॉपिकल वेट। क्या सुन रहे हैं आप? दूसरा है AM यानी कि ट्रॉपिकल मानसून, शॉर्ट ड्राई सीजन मतलब, और तीसरा है AW यानी कि ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। AW का मीनिंग क्या था, विंटर ड्राई यानी कि समर में रेनफॉल। अरे है ना, आइए राइट साइड में आइए, क्या लिखा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन होगा नहीं ऐसे इक्वेटर पे। दूसरा पॉइंट मॉनसूनल शॉर्ट ड्राई सीजन, मॉनसून भी होगा तो शॉर्ट ड्राई सीजन होगा। तीसरा क्या है, विंटर ड्राई सीजन, उस कोड का जिक्र किया गया। नीचे आइए बी में क्या होगा, ड्राई क्लाइमेट ही होगा। बी हम मान के चल रहे हैं सुखाड़ ही है ना, अरे ऐसा नो, और उसके अंदर या तो सेमी एरिड होगा या क्या होगा, अरिड होगा। तो सर बीच का कोड मैं बताने वाला नहीं हूँ, उसमें जहाँ BSH लिखा है उसका मीनिंग है सब ट्रॉपिकल स्टेपी, वो नाम दे गया। जैसे आपको मैंने याद होगा स्टेपिस ग्रासलैंड पढ़ाया था, स्टेपिस ग्रासलैंड पढ़ाया था मैंने आपको ऑलरेडी। कहाँ पढ़ाया था, किसको याद है? साउथ अमेरिका में आपको बताया होगा मैंने स्टेपिस ग्रासलैंड, याद है क्या? मैं बोला था रिवीजन करने के लिए, कम से कम कर लेते। आपको पढ़ाया था मैंने वेली वेली, अल्फा अल्फा, ये सब पढ़ाया था। ग्रासलैंड, एलिफेंटा ग्रासलैंड, ये सब बताया हुआ है आपको। अब आप जानिए नीचे आइए, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के बगल में जो आप बोले थे एक लो लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड, उसका मीनिंग बस बता देता हूँ, बाकी आप देखना। लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई का मीनिंग क्या है सर? उस लैटिट्यूड में भी जैसे आप 0 से 30 के बीच में जा रहे हो, अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे मत समझना कि लो टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, लो लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ। यानी कि देखो ये रहा 0 डिग्री, ये रहा मान लो 15 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री। तो 0 में और 15 डिग्री में लो लैटिट्यूड कौन सा है, 0 की 15? 0 है ऑफ कोर्स। हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर मतलब बर्फ जमा हो, उसकी बात नहीं कर रहे। लो टेम्परेचर बोलेगा तो फिर हमको ऊपर जाना पड़ेगा 90 पे। क्या समझ पा रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं सिर्फ लैटिट्यूड। तो लो लैटिट्यूड ये है, उससे ऊपर ये है, उससे ऊपर ये है। तो सर लो ये हो गया, ये मिडल हो गया, ये हाई लैटिट्यूड हो गया। बस उसको समझने के लिए वहां पे जिक्र किया गया, बात खत्म। बाकी अब मैं पूरा समझाने वाला नहीं हूँ, उसमें एक चीज आपको समझाना है। सबसे नीचे वाला ये हाईलैंड दिख रहा है, हाईलैंड दिख रहा होगा, तो हाईलैंड मतलब H है, और हाईलैंड विद स्नो कवर, क्योंकि जब स्नो कवर हो जाता है तो पूरा एक इस टाइप का सीक्वेंस बन जाता है, पूरा बदन ढका हुआ, उसी को हाईलैंड नाम दे दिया गया है, बस बाकी और कुछ नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डाला जाए। तो हाईलाइट के बारे में क्या बोले?
हाइलैंड के बारे में बोले, जब बर्फ इकट्ठा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जब बर्फ इकट्ठा जमा हो जाता है तो जमा हो जाने से एक उसका एक शेप बन जाता है नॉर्मली। जैसे आप देखो गांव में भी नहीं होते अखाड़ा, अखाड़ा देखो गांव में जो झंडा का मेला लगता है तो वहाँ पे पहलवान लोग लड़ता उड़ता है, यस सर। किसी को पता है झंडी मेला? अरे गए तो था छुट्टी में सब झंडी मेला में। तो झंडी मेला में जो अखाड़ा होता है, तो अखाड़ा क्या हुआ, मिट्टी का टीला भरते भरते वो एक शेप बन गया और उसको हमने बनाया है। तो वो तो नेचुरल नहीं, वो मैनमेड है, हमने भर भर के। बर्फ में क्या होता है, बर्फ जमा होते होते एक आकार बन जाता है और वो आकार जनरली ऊपर होता है, उसको बोलते हैं हाईलैंड। यहाँ तक क्लियर है? बस इतना ही दिमाग में रखना है। और हाईलैंड बर्फ का टीला कहाँ बनेगा, 0 डिग्री पे बन जाएगा या फिर सबसे टॉप या सबसे बॉटम, सबसे टॉप या सबसे बॉटम, या तो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र या फिर पोल पे क्षेत्र। बात खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट स्टडी डालिए। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। देयर आर 11। अब दुनिया के किसी भी कोने का आप आइडिया लगा सकते हो कि वहां का क्या टाइप होगा, वहां का क्या क्लाइमेट होगा, वहां बारिश होगी कि नहीं होगी। तो आप कहीं भी टूर करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप खुद से अपने से देखना। जितने भी फॉरेनर होते हैं जब वो घूमने आते हैं उनके साथ मैप हमेशा होता है। वो मैप ऐसे ही ओपन करेंगे सटाक से और उसमें से पूरा आइडिया लगा लेते हैं। इंडिया का लोग क्या है, कायला मैप लेके जाएंगे, जहाँ होगा पूछ लेंगे ये बाएं जाएगी दाएं जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? वो लोग भी सोचता है फ्री में बैठल वालों। आप समझ पा रहे हैं? तो कम से कम एटलीस्ट आप पढ़े तो उसको यूटिलाइज करिए। गूगल मैप दिखा रहा होगा राइट जाना, फिर भी आदमी रुक के पहले पूछेगा ओ मर्दे चकिया क्यों मैं जाएगी। सर गूगल मैप दिखा रहे यहाँ से राइट जाना है, लेकिन उसको उस पर भी भरोसा नहीं है। उसको सिर्फ इंसान पे भरोसा है जो बैठ के खैनी मल रहा है। वो कहेगा ठीक हुआ है मैं, जैसे ही वो बोला बस गूगल मैप जिंदाबाद। अब बाद में जो बोलेगा ना कि गूगल मैप, मतलब गूगल मैप तो बताओ तो है मैं, तो पता है क्या बोलेगा, तो ही मैं जा। अब अंत में फिर आप क्या बोलेंगे, आदमी क्या बोलता है प्यार से, प्यार से पूछेगा नहीं बताओ नहीं, तब बोलेगा जे कहो तरी तो चुपचाप ही मैं जा। ये जो अलग टाइप का जो है ना, ये बिहार और इंडिया में मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट लिख लिए। अब इसके अलावा मैंने एक और पीडीएफ भेजा होगा 4-5 पेज का, अब उसकी जरूरत है, ओपन कर लीजिए। 4-5 पेज दिखाइए। हमने नहीं देखे हैं कौन सा पेज का फोटो गया है आपके पास। अच्छा पेज नंबर 224 से स्टार्ट है ना, 224 से स्टार्ट है और 224 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया है, 232 तक गया होगा। ठीक है, तो 224 पे आ गए तो बढ़िया है, अच्छा किए। 225 पे एक बार आ जाइए। हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, पहले समझाएंगे उसके बाद आपको मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं है। इधर देखो स्टर्लिंग विंड पढ़ाया था ना आपको, स्टर्लिंग भी पढ़ाया था, वेस्टर्ली भी पढ़ाया था, याद है? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बता दोगे? ऑक्लूडेड फ्रंट क्या था? जो बता देगा हाथ खड़े करो। फिर तो पूछ रहा हूँ, जो कीमत बोल देना सर कहाँ पढ़ाए थे, बताइए। जब वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मर्ज हो जाते हैं तो उसी को ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मैंने बोला था, जहाँ मर्ज कर उसको ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। पढ़ाया सब हूँ, आप रिवाइज करोगे तो आपका काम बनेगा। बहरहाल आते हैं इधर, ठीक है? काम करोगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो ताल से ताल मिला, हाल से हाल मिला, उसके बाद क्या बेहाल से बेहाल मिला। देखिए इधर देखिए, मान लीजिए इधर से स्टर्लिंग विंड चल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? तो मान के चलिए स्टर्लिंग विंड उधर से चल रहा है, तो सर हमारे पास क्या क्या सिचुएशन हो सकता है अगर ये 3 चीज हमारे पास हो, 3 खंड हमारे पास हो। तो पहला सिचुएशन, चूंकि स्टर्लिंग विंड इधर से चल रहा है तो यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे सोच के बताओ, पढ़ाया हो ना? एंडीज माउंटेन का होना इस शेप में, इधर से वेस्टर्ली विंड चल रहा है तो बारिश इधर साइड होगा, उधर साइड नहीं होगा। यस सर नो? तो 3 सिचुएशन बनेगा। जिधर बारिश होता है उसका भी मैंने आपको बताया था, बारिश जिधर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑन शोर बोलते हैं, और जिधर नहीं होती है उसको क्या? ऑफ शोर। उसमें भी मैंने बोला था रेन शैडो। एक तरफ बारिश और पहाड़ के दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही है तो रेन शैडो उसको बोलते हैं। ये सब पढ़ाया हुआ, ठीक है? तो देखो इधर, क्या आप लोग सुन रहे हो? तो प्रमाण दो जोर से बोल के, यस और नो? अब मान के चलो इधर से स्टर्लिंग विंड आया, तो सर स्टर्लिंग विंड का काम क्या है? एक तो यहाँ बारिश करवा लेगी, हो सकता है मिडिल में लगभग सुखाड़ हो जाए या फिर बारिश थोड़ी कम हो, और इधर तो सर उसके सिर्फ उसके कारण बोल रहा हूँ अभी,
ये नहीं कि सर मैं स्टर्ली विंड भी सोच लेना, अभी सिर्फ किसके कारण बोल रहा हूँ, स्टर्ली विंड के कारण। तो 3 सिचुएशन बन सकता है। ये यहाँ पे रेनफॉल हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेजर्ट से अच्छा लेस रेनफॉल, और इधर लिख देता हूँ सुखाड़ बिल्कुल, तो यहाँ डेजर्ट लिख लेते हैं। एक बेसिस आइडिया हाँ है ना। इस तरीके से अगर हम देखें, और मैंने बोला था आपको कि सर फिजिकल ज्योग्राफी में स्टर्ली विंड ज्यादा दिमाग में रखना, बोला था आपको वो डोमिनेट करेगा। इस टाइप से पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है। इधर देखिएगा, आप उसमें मत देखिएगा पीडीएफ में, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पीडीएफ में तो है ही है, हम है जिंदा तो फिर टेंशन का है। अब मान के चलिए हमने बस एक रेन, एक लेस, एक डेजर्ट ऐसे करके बनाया। अब इसके कारण, इस स्टर्ली विंड के कारण ये 3 सिचुएशन बन रहा है। इसी तरीके पे हमने कुछ क्लाइमेटोलॉजी का कुछ अलग अलग क्लाइमेट डिसाइड किया पूरे वर्ल्ड का। अब आप मुझे बताने का ध्यान से समझना। मान लो ये 0 डिग्री पे है अभी के लिए, तो क्या 0 डिग्री पे सिर्फ एक ही कंट्री होगा कि और भी कंट्री के पॉसिबिलिटीज हैं? और भी हो सकते हैं। लेट से 0 से 30 पे आते हैं, तो 30 पे और भी कंट्रीज के पॉसिबिलिटीज पूरा है कि नहीं है? तो सर आप मुझे बताइए, अब अगर हम ऐसा बोलते, इधर सूडान पढ़ाया था मैंने आपको, सूडान कहाँ था? सूडान अफ्रीका में ना, पक्का याद है? मैप का थोड़ा घुमाओ तो दिमाग, कहाँ था सूडान? इजिप्ट के पास सूडान, साउथ सूडान, याद रहेगा ना? ठीक। तो मैंने बोला था देखो, उस स्टर्ली विंड के कारण सूडान का क्लाइमेट भी हो सकता है सेम हो उस लैटिट्यूड पे, और उस लैटिट्यूड पे कोई और कंट्री है, मान लीजिए लेट से चाइना, उसका भी क्लाइमेट सेम होगा, है ना? लेकिन चाइना वाला अगर ये बोले कि हम नाम नहीं रखेंगे सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब हम लोग वर्ल्ड में एक क्लाइमेटोलॉजी के नाम से डिसाइड किया सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, समझ पा रहे हो? तो चाइना बोला हम कह रखे हमारा भी क्लाइमेट सेम है, हम अपने कंट्री के नाम से रख लेते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अरे हाँ है ना? और चाइना ऐसे भी प्यार से माने, इंडिया का ठीक है, रख ले। क्या समझ पा रहे हैं आप? तो सर एक ही लैटिट्यूड पे अलग अलग कंट्री ने सेम टाइप के क्लाइमेट को अपने अपने कंट्री के हिसाब से नाम रख लिया हुआ है। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन हम उन सबको एक कंक्लूड करके एक ऐसे टाइप ऑफ क्लाइमेट में दिमाग में रख लेंगे कि हर कंट्री को समझना आसान हो जाए। क्या यहाँ तक क्लियर है? जोर से बोले ना। तो सर सबसे फर्स्ट, अगर स्टर्ली विंड के कारण 3 पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, उसी तरीके से और भी सारे पॉसिबिलिटीज अलग अलग विंड के कारण बनेंगे, बट हम डोमिनेंट किसको रखेंगे? स्टर्ली विंड को, और उसी बेसिस पर डिसाइड करेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो अब जो डायग्राम आपको भेजा हूँ, जो पीडीएफ भेजा, उसमें 225 पेज नंबर है, दिख रहा है आपको? 225 अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मेरी मदद करेंगे उसमें से देखकर कि मैं सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ, तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। ठीक है? आपको याद है अभी गर्मी के दिन में तिती तिती खेलते थे सब? याद है? हाँ अभी भी खेलते हैं, मतलब खूब छाया हुआ में उधर कहीं गुलमोहर के पेड़ पर पकड़ी के नीचे आम के बगीचा में, इसमें सब तिती चल रहा था, धूरा धूरा एकदम भर के रख देता। अब कम खेलते हैं लोग, हालांकि पहले तो लड़के लड़कियां सब लगे हुए उसमें, मोबाइल आ गया तो तिती खत्म हो गया। देखना भैया, गलती होगा तो बताना। कुछ ऐसा ही है, ठीक है? मान के चलते हैं कुछ ऐसा ही होगा, आरा टेढ़ा एक समान। अरे मान लेना ये देखो, अब उसके अंदर जो आपको देखना, एक दिखेगा 0 से 10 दिख रहा है? 0 से 10 किसको तो दिखे, हाथ खड़े करो। मैं इधर राइट साइड लिखता हूँ ताकि थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ है 0 से 10, ये वाला रीजन, इसको क्या नाम दिया गया है? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या मैं ये जो बोल रहा हूँ ये गलत है कि सही है? सही है, सही है। तो 0 से 10 के बीच में एक क्लाइमेट का नाम क्यों रख लिए? क्योंकि सर इक्वेटर पे एक इक्वेटर टाइप का अलग क्लाइमेट चलता है। क्या समझ पा रहे हो? इक्वेटर के जैसा फीचर कहीं और टेम्परेचर पे है ही नहीं, क्योंकि इक्वेटर पे फिक्स है कि हर दिन शाम में 4-5 के बीच में बारिश होगी ही होगी। वहां का अलग अलग कंडीशन है, हरे है ना? तो एक टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया, कौन सा? इक्वेटर, जो कितने डिग्री के बीच में है? 0 से 10। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। मैं अभी मान के चल रहा हूँ ये इधर से ईस्टर्ली विंड है, कुछ समझ में आ रहा है? तो सर
इक्वेटर 0 से 10, 10 से कितना है? 30 10 से 30 है ना? बोलो ना, गलत मत लिखवा देना। तो 10 से 30 पे चले गए। ये वाला टाइप ऑफ क्लाइमेट का नाम बोलो क्या है? क्या लिखा है? मॉनसून, मॉनसून एंड क्या लिखा है? मरीन टाइप। तो यहाँ पे लिखा हूं मॉनसून एंड मरीन टाइप क्लाइमेट। अब ये देखो, मॉनसून से और कुछ समझ में नहीं है, इतना तो समझ में आता है कि मॉनसून से बारिश होगी, मैंने इतना तो दिमाग में बैठा हुआ होगा ना आपको, और बाकी टेक्निकल डिटेल बाद में देखेंगे। अरे हाँ है ना? इधर देखो, एल नीनो बढ़ाया था, लाइन नहीं बताया था। एल नीनो मतलब बोला था सुखाड़, समझ लेना, है ना? अब एल नीनो है मतलब सुखाड़ पहले से है, और मॉनसून भी नहीं आया तो सुखाड़ और ज्यादा। अरे है, मॉनसून का मतलब क्या? मैंने बोला बारिश, अभी के लिए क्या बारिश, समझ लो पहले। तो सर एक तो पहले से एल नीनो कंडीशन था जिसमें बाढ़ मतलब सुखाड़ ऐसे ही था, ऊपर से मॉनसून आया भी नहीं, तो क्या हो गया? सुखाड़ और ज्यादा हो गया। ला नीना में बारिश ऑलरेडी ज्यादा, बाढ़ ज्यादा, ऊपर से मॉनसून भी आ गया, तो बाढ़ और ज्यादा की कम? और ज्यादा। हालांकि आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ो कि मॉनसून की वजह से ही डिसाइड होता है एल नीनो या ला नीना, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक चीज समझाने के लिए दिमाग में बोला। चलिए यहाँ तक क्लियर है? इधर देखो, मॉनसून एंड मरीन, मुझे आप बताओ, अगर ये सब के सब ईस्टर्न मार्जिन पे है, ये सब ईस्टर्न मार्जिन पे ही तो है लगातार, हाँ है ना? तो अगर ईस्ट मार्जिन पे है तो आपको इतना तो पता होगा कि सर यहाँ पे जो भी कंट्री होंगे इस हिसाब से यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी, यस और नो? तो इधर वाला मजा लूटेगा बारिश का। लेकिन सर जब आते हैं अगर उसको दिमाग में सोचकर इन सर मर रहा होगा, अरे है ना? तो ये हो गया मॉनसून। तो बीच में कौन सा है बोलो जरा? सवाना या सूडान लिखा होगा ना? सूडान टाइप। तो सवाना या फिर सूडान टाइप क्लाइमेट, क्या आप समझ में आ रहा है? और सूडान टाइप, आप सोचो नहीं पढ़े हुए रहते तो सर सूडान भी आपको सोचने में लगता है कि सूडान क्या है, कंट्री है कि जगह है, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना। इस पे बोलो, इस पे डेजर्ट। तो क्या ये मैं लिखा हूँ सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ? सही है सर। स्टर्ली विंड के कारण इधर बारिश होगी, इधर थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इधर बारिश बिल्कुल भी लगभग नहीं होगी, तो यहाँ डेजर्ट होने का चांस ज्यादा है, यस और नो? तो कितना क्लाइमेट हो गया? एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप। मैंने टोटल लिखवा है 11 टाइप। पूरे वर्ल्ड में मात्र 11 टाइप होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसी पे आप सब कुछ समझ लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो जोर से बोलो ना, इसको सोच समझ में आ रहा है? इस पे आइए जरा, बोलते जाइए मुझे, क्या है? चाइना टाइप, चाइना है ना? चाइना टाइप। और ये 30 से कहाँ गया है? 45 डिग्री, ठीक है? चाइना टाइप। इसमें बोलो स्टेपीज लिखा होगा, गुड। इसमें आओ, मेडिटेरेनियन टाइप। आइए इधर, ऊपर 45 से 65 की 60, 45 से 65, क्या है इसमें? लॉरेशियन टाइप। लॉरेशिया मैंने पढ़ाया है आपको, लॉरेशिया मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने यूरेशिया भी आपको पढ़ाया है, यूरोप प्लस एशिया। अब इसमें है लॉरेशिया, तो ये लॉरेशियन टाइप ऐसे लिखा होगा, ये लिखा है ना? आगे दूसरा लॉरेशिया के बाद क्या है? साइबेरियन। साइबेरिया आपको पढ़ाया था ना? साइबेरिया या साइबेरियन टाइप, एक और नाम होगा उसमें, या साइबेरियन टाइगर या फिर बोरियल टाइप, और बोरियल टाइप ये नाम है। आगे ये लास्ट ब्रिटिश टाइप, गुड। ब्रिटिश टाइप, क्या समझ में आ रहा है? और ये अंतिम में होगा टुंड्रा। अंतिम में क्या है? टुंड्रा। क्लियर है? कितना हो गया? 4, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो टोटल टाइप ऑफ क्लाइमेट कितना हो गया? 11। क्या समझ पा रहे हैं आप? और हम लोगों ने इसमें मेजर फैक्टर स्टर्ली विंड को रखा है कि वेस्टर्ली को? स्टर्ली को। क्या सुन पा रहे हैं? अब सर आप देखिए ध्यान से, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उस वर्ड पे आप समझने की कोशिश करिएगा। पहले एक बार इस डायग्राम को अपने हाथों से पहले बना लीजिए, क्विक, तेज में बनाइए, ये इजी है, पहले बना लीजिए, लेकिन इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, जल्दी से बनाइएगा।
हो गया, लिखिए। हो गया। Yes, sir. चलिए, अब मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से जरा समझिएगा, ठीक है? जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। बोलो ना, देख लिए? क्या हुआ? अभी तो 9 बज रहा है, 9 बजे हाल हो गया। ठीक, जो बता दिया इनाम। ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन, आपके पास यहाँ पे है भी, 717 से बोर्ड पे बनाया हुआ है। ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन, इसमें मैं जब बोलूं कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन, तो कौन कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन उसमें आ सकता है? ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन में किस किस टाइप का क्लाइमेट इस टेबल के हिसाब से आएगा? मानसून आ जाएगा, आया ना? ठीक है। मानसून के बाद अगर हम बोले तो सर चाइना आएगा क्या? नहीं आएगा। 0 से 30 है, फिर 30 से कितना है? 45। तो जनरली हम 0 से 30 तक मान के चलेंगे कि वो ट्रॉपिकल में होगा। क्या सुन पा रहे हैं? और ईस्टर्न मार्जिन पे होगा। अगर हम एक दूसरा वर्ड बोलते हैं, उसको ध्यान से समझ के बताइएगा। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, फिर बोल रहा हूं, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। पक्का? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है ना? ठीक, तीसरा टर्म बस एक बार समझ लो, क्योंकि कभी कभी आपको इस टाइप का क्लाइमेट ना लिखकर ऐसा ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए एक एक चीज का डिकोड करके आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तीसरा बोल रहा हूं, उसको जरा समझिएगा और देखते हैं कौन पकड़ता है। वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन, पक्का? यस सर। ठीक है। लास्ट, ये ना आप नहीं बता पाओगे शायद, फिर भी देखते हैं। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, सर जब बताइए तभी ना डिग्री। मैं डिग्री नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्टिनेंटल बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना, फिर बोल दे रहा हूँ, जितना भी मिडिल वाला है उसमें कॉन्टिनेंटल है। अब जैसे ही उसके बाद सर सीधा सा बात है, ये ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, बीच का बच रहा है, कौन सा हो गया? कॉन्टिनेंटल हो गया। क्या समझ पा रहे हैं? Yes, sir. और कॉन्टिनेंटल का एक खासियत देखिए, अधिकतर बार कंट्रीज के नाम से कुछ लिखा गया है या ग्रासलैंड के नाम से लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लिविंग पॉपुलेशन रहता है। खैर, उसके बावजूद लास्ट पर बोल रहा हूँ, इसको सही पकड़ लिए तो मेरा काम हो गया। उसके बाद आप चले जाइएगा, लिखिए। असल लिखे नहीं, बताइएगा। कोल्ड टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, लॉरेंसियन, पक्का? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? लास्ट, कोल्ड टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप। और इसी में कॉन्टिनेंटल बोलो तो क्या होगा? साइबेरियन टाइप हो जाएगा। गुड। अब लास्ट आज के लिए, पोलर टाइप क्लाइमेट, कौन सा हो जाएगा? टुंड्रा टाइप। या सुनो, देख के तो नहीं बोल रहे हो, मतलब देख के इन द सेंस पीडीएफ से नहीं, फील कर रहे हो ना? तो अगर हम ऐसे इधर महसूस करो, रटो मत, ऐसे महसूस करो कि आप उधर हो। ईस्टर्न में सर क्या क्या हो गया? याद रखिए, 0 से 10 क्या? इक्वेटोरियल। दूसरा क्या होगा? मानसून। उसके बाद चाइना, और चाइना के ऊपर क्या है? लॉरेंसियन। सुन पा रहे हो ध्यान से? क्या सुन पा रहे हैं आप?
तो सर इधर के साथ ईस्ट वाला हो गया, मानसून से लेट करेंगे तो मानसून के बाद हो गया सवाना, और इधर साइड का हो गया डेजर्ट। यस और नो? टोटल कितने टाइप ऑफ क्लाइमेट होना चाहिए? 11। अब आपको जब ईस्टर्न बोले, वेस्टर्न बोले, कोल्ड बोले, वार्म टेम्परेट बोले या जो भी बोले वो आपको समझ लेना है। हो जाएगा? तो जोर से बोलो ना, ठीक है। अब आइए एक बार थोड़ा सा नौ निहाल कर देते हैं। प्रीलिम्स में चूंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं तो आप दिमाग में रख लीजिएगा। पेज नंबर आइए 226। साउथ पोल को भी टुंड्रा बोल सकते हैं। साउथ उसको टुंड्रा मत बोलिएगा, नॉर्थ पोल पे ही टुंड्रा बोलिएगा। नीचे में साउथ पोल पे टुंड्रा नहीं जाएगा क्योंकि सर अंटार्कटिका और वाला रीजन टुंड्रा मैंने आपको लिखवाया था अभी थोड़ा देर पहले, याद होगा तो जब मैं ई पढ़ा रहा था तो क्या लिखवाया था? 65 से 80-85 लगभग लिखा था, और उसके ऊपर लिखा था कि फ्रॉस्ट है पूरा। तो सर इसलिए टुंड्रा को नीचे लेके मत जाइए। अभी और उसका डिग्री में जाएंगे। पहले आइए एक बार नेक्स्ट पेज पे 225 पे दिख रहा है जो यहाँ पे कट्टम कुट्टम लिखा हुआ उसको छोड़ देना। दिख रहा है? अरे बोलो ना। उसके नीचे देखिए नाउ फ्रॉम फाइनल डायग्राम लिखा हुआ है। उसको जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है। अगर कॉन्टिनेंटल यानी कि बीच में बारिश कराना हो तो वी नीड हाई टेम्परेचर इवापोरेशन, इसलिए समर में बारिश होगी इन कॉन्टिनेंटल। क्या है, समझ पा रहे हैं आप? दूसरा, इंडिया में मॉनसून भी समर में ही होती है, इसलिए 4 में दैट इज साइबेरियन, स्टेपीज, सवाना एंड मॉनसून में बारिश समर में होगी, दैट इज समर रेनफॉल। इसलिए अप्रैल से सितंबर तक इनमें ज्यादा बारिश होती है। क्या एक पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यानी कि सर अगर आपको कॉन्टिनेंटल में बारिश करवाना है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? काफी हाई, तभी ज्यादा इवेपोरेशन होगा और तभी बारिश बीच कॉन्टिनेंटल में पहुंचेगा। क्लियर है यहाँ तक? और ये नीचे जरा, उसके नीचे एक आपको और डायग्राम मिलेगा। दिख रहा है डायग्राम? पक्का? पहले उस डायग्राम का कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको एक बार फाइनल यहाँ पे भी बता दूंगा। कोडिंग देखो, उसमें कुछ क्रॉस कुछ कोड मिला होगा। क्या मिल रहा है आप लोग को? और उस डायग्राम के नीचे मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे होंगे। जैसे मैप पढ़ते हैं ना आप लोग, तो मैप पढ़ते हैं तो नहीं होता है कि एक डायग्राम और एक स्केल बना लेते हैं कि सिंपल सा कि भैया ये जो सिंबल है इसका मीनिंग है कि इंडिया में बारिश होगी, मतलब हम बता दे रहे हैं। फिर एक और सिंबल बना लिए, मान लो कि चलो जब ऐसा सिंबल रहेगा इसका मतलब अफ्रीका में बारिश होगा। हाँ, समझ पा रहे हैं आप? तो सर हम ये मिटा रहे हैं, कुछ ऐसा ही सिंबल वहां पे बनाया गया है। थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। पहले वहां पे जो क्लाइमेट लिखा हुआ है उस टेबल में, क्या वो क्लाइमेट क्लियर है आपको? अरे वो टेबल में क्लाइमेट अभी तो बताया। ठीक है, वहां जरा देखो इक्वेटोरियल टाइप दिख रहा है, उसमें क्रॉस दिख रहा होगा, और क्रॉस ऐसे होगा, ये गोला में क्रॉस दिख रहा है। उसके नीचे उसका कोड बताओ तो उसका मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर है, यानी कि साल भर बारिश इक्वेटर पे होगी। ऊपर जाओ, मैंने एक मॉनसून से शुरू किया होगा और साइबेरियन तक ले गया होगा, यानी कि ऐसे साइबेरियन से लेकर मॉनसून तक ऐसा एक होगा कोड। इसका मतलब ये है कि इन चारों में सेम फीचर होगा, मतलब बारिश अगर होगी तो इन चारों में हो रही होगी, सुखाड़ होगा तो इन चारों में हो रहा होगा। क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? अब उसके अंदर एक दूसरा कोड होगा, और वो कोड क्या है? कोड उसमें है खाली सीधा क्रॉस लिखा हुआ है, खाली क्रॉस है, गोला करके क्रॉस नहीं है, सिर्फ ये वाला क्रॉस है ऐसे। और इस क्रॉस का मीनिंग क्या है? समर रेनफॉल, यानी कि सर समर रेन, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया में। इसीलिए इन चारों में हमेशा आपको जो बारिश मिलेगी वो समर में मिलेगी। क्या सुन पा रहे हैं? और समर में बारिश मिलेगी, इसीलिए दिमाग में रखिएगा क्या कि कॉन्टिनेंटल में समर रेनफॉल पॉसिबल है, क्योंकि वहां बारिश कराने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है, और हाई टेम्परेचर आपको ठंडी में मिलेगा, गर्मी में मिलेगा। इसीलिए अप्रैल से सितंबर तक इन चारों टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें बारिश बहुत होगी। तो अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, लेट से साइबेरिया जाना है, लेट से आपको स्टेपिस ग्रासलैंड पे जाना है, या फिर 30 से 45 डिग्री के बीच में, हेलो, जो भी कंट्री आएगा उस कंट्री के बारे में पहले नहीं लगा लीजिएगा कि यहाँ बारिश हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। अगर आपको किसी कंट्री का सिर्फ लैटिट्यूड पता हो तो उस लैटिट्यूड के बेसिस पे आप वहां का पूरा क्लाइमेट निकाल लीजिएगा। जैसे मैंने बोला इंडिया लाई कर रहा है 82.5 पे, मैंने बोला इंडिया कितना लाई कर रहा है? 82.5, मान लो चलो 82, तो सर किसके बीच में आएगा? ये 65 से ऊपर के बीच में। लेकिन याद रखिएगा वो कंडीशन एक अलग है, और अभी जो बता रहा हूँ वो कंडीशन अलग है, नहीं तो वहां समझ गए ये तो टुंड्रा में गया नहीं। आप समझ, इसीलिए आपको मैं पहले पूछ लिया हूँ जो बोल रहा हूँ, तो
और पता चला कि अपन लोग जम के टुंडा टुंडा घूम रहे। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है कि अरे रुकिए, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, जो चीजें बोला समझाने के लिए, समझने के लिए उसको थोड़ा ध्यान में समझिएगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का फर्क मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, और मैंने उसमें बोला था कि यूपीएससी के सिलेबस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है। और आप मुझे बताइए, क्या हम पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हमारा समाप्त होने वाला है, फिर भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे डिस्कस कर रहे हैं, सारा चीज उसी पे बेसिस पे, और सिलेबस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है। और कुछ गधे हैं, यूट्यूबर हैं, जो बोले शुरू कर देते हैं, ये क्या पढ़ के क्या करोगे? कुछ लोग यही बोलते हैं कि नागरिकता पढ़ के क्या करोगे, सिलेबस में ये नहीं है। और उन गधों को पता नहीं है कि करंट अफेयर में बार बार पूछेगा कि सर नागरिकता के लिए या वोट देने का अधिकार उन लोगों को जो एनआरआई है कि नहीं है, और नागरिकता सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए बोलिएगा, मतलब समझना, ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझना ही चाहता हूँ। मेरा बस वही बोला कि बहुत लोग नॉलेजेबल है, आपको जो मैं दे रहा हूँ उसका कनेक्टिविटी बैठा जो लिया, उसका कोई रोक नहीं सकता रिजल्ट। उस कनेक्टिविटी को बैठाना, और आईएएस में वही जरूरी है। सिलेबस तो सब वही पढ़ाएगा। क्या यहाँ तक पहले क्लियर हो गया? तो सर समर रेनफॉल इन चारों में होगा, है ना? अरे बोलो ना जोर से। ठीक, इक्वेटोरियल में साल भर बारिश होगी। अब बच गया 2 जन, इधर 3 जन और 1 जन, अरे है ना? उसके लिए वहां पे डायग्राम होगा, देख लीजिए जरा। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में दिख रहा है, बोलो ना जल्दी। और एक तरफ इधर देखना, विंटर रेनफॉल में लिखा होगा ओनली इन मेडिटेरेनियन टाइप। जो मेडिटेरेनियन टाइप में मैंने ऐसे डैश डैश दिया होगा, डैश डैश, यस सर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विंटर रेनफॉल किसमें पॉसिबल है? मेडिटेरेनियन में। सर ठंड में बारिश जब भी हुई तो मैंने पढ़ाया था खट्टे फल ज्यादा अच्छे होते हैं, और इसलिए मैंने आपको एग्जांपल कौन सा बताया था? अल्जीरिया बोला था, जहाँ पे शराब और वाइन की फैक्ट्री बहुत ज्यादा है। और आप अल्जीरिया को जाकर देख लीजिएगा अपने लैटिट्यूड के हिसाब से, वो इसी के बीच में आएगा। इसलिए वहाँ पे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट होता है और ठंड में बारिश होती है, जिसके कारण बहुत सारे ग्रेप्स, बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं। तो समझ में आ रहा है? जो इसी के जस्ट आसपास होगा। कुछ बुझा रहा है? तो अगर आपको अल्जीरिया घूमने जाना है तो आप बस क्या करना है, आपको उस अल्जीरिया का लैटिट्यूड पता होना चाहिए, और लैटिट्यूड पता हो तो काम आसान हो जाएगा। क्या बुझा रहा है आपको? जोर से बोलिए ना। ठीक है। अच्छा, बाय द वे जो मैंने 82.5 बोला था उस समय वो लैटिट्यूड नहीं बोला था, याद है ना? मतलब वो तो बात है, वो लॉन्गिट्यूड बोला था मैंने। 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, वो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड नहीं है। तो हो गया ठीक, आप समझ में आए? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। नहीं तो हो सकता है, लैटिट्यूड इंडिया का होता है भाई, हो सकता कैसे? हो सकता है, लैटिट्यूड है उसका, और किसी भी कंट्री का अगर 82.5 डिग्री ईस्ट मान लो लैटिट्यूड है, तो वहाँ ठंडा आपको भी पता है क्या होगा, हाल क्या होगा। लेकिन वहाँ पे ये नहीं आप बोलिएगा कि वहाँ रेनफॉल समर में होगा। अब इधर ध्यान से मुझे आप एक बात बताइएगा, जो चाइना टाइप क्लाइमेट है, क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया का भी लगभग सेम ही टाइप क्लाइमेट होगा? थोड़ा आइडिया से अगर देखोगे तो जिस तरीके का चाइना टाइप है क्लाइमेट, उसी तरह का इंडिया टाइप क्लाइमेट है। उसका कारण क्या है? सिंपल, इंडिया भी उसी के बीच में लाई करेगा, इंडिया का भी लैटिट्यूड उसी के बीच में लाई करेगा। लेकिन हमने इंडिया वाले ने इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ना रख कर नाम कुछ अलग नाम रखा, या तो हमने मानसून रख दिए या हमने कुछ अपना अलग रखा। देखो इधर चाइना टाइप क्लाइमेट, मैंने बोला था कि उस समय और भी कंट्री का क्लाइमेट सेम ही होगा, लेकिन चाइना ने बोला हम किसी और का नाम क्यों रखें, हम अपना नाम रखेंगे, तो उसने अपना रख लिया, बात खत्म। क्या सुन पा रहे हैं? उसी तरीके से आपको दिखेगा क्या, सूडान वाला भी बोला कि ठीक है, जब तू हमारे नाम का नहीं रखेगा तो हम तुम्हारे नाम का क्यों रखें, हम अपना टाइप का। तो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये 11 टाइप ऑफ क्लाइमेट जो यहाँ लिखा है ये इतना एक्सेप्टेबल है, इतना ध्यान में रखेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो इधर मुझे बताओ, इसमें से विंटर रेनफॉल कहाँ होगा? सिर्फ एक क्लाइमेट में, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। क्लियर है? और मैं बोलूं समर रेनफॉल इन चारों में, अरे है ना? तो मैंने क्या बोला? अरे समर रेनफॉल बोला हूँ, समर रेनफॉल। अभी तो बोला कि सर समर रेनफॉल, तो ये जो लाइन बना है ऐसे 3 1 4, समझ पा रहे हो? समर रेनफॉल और जगह भी पॉसिबल है, लेकिन मैं बोला कॉन्टिनेंटल टाइप में ऐसे चारों इसलिए गया है, उसमें मैंने कोडिंग बनाया हुआ है। क्या समर रेनफॉल गई है ना? अब उसके बाद इक्वेटर में प्रेसिपिटेशन हो गया। अब आइए नेक्स्ट, एक और मैंने बोला होगा लो प्रेसिपिटेशन, उसमें गोला गोला बनाया हुआ होगा। इधर देखो, इसमें बारिश होगी क्या? यहाँ कहाँ से होगा? टुंड्रा में तो बारिश होगा ही नहीं। टुंड्रा में बारिश कहाँ होगा सर? वहाँ पे तो आप इतना बर्फ जमा हुआ है कि बारिश होने का कोई संभावना ही नहीं है। डेजर्ट टाइप में बारिश होगी क्या? नहीं होगी, यहाँ एकदम सुखाड़ है, तो बारिश ना यहाँ होगी ना टुंड्रा टाइप में होगी। क्या सुन पा रहे हैं आप? और हम जो ये बना रहे हैं
ये हम अभी जीरो से ऊपर की तरफ बना रहे हैं। वर्ल्ड पे, ग्लोब पे नीचे भी तो होगा, अरे है ना। उस समय लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिसाइड करना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। बहरहाल ठीक से ध्यान से समझिए, टोटल टाइप ऑफ क्लाइमेट कितना हो गया ये मुझे बताइए। 11 हो गए। अब उस जो डायग्राम जो मैंने दिया है आपको, जो 226 वाला अभी जो देख रहे हैं आप, उस डायग्राम पे जरा देखिए कुछ नाम लिखा होगा। इक्वेटोरियल के बाद ट्रॉपिकल लिखा है, 10 के 30 के बीच में ट्रॉपिकल, उसके बाद वार्म टेम्परेट, उसके बाद कोल्ड टेम्परेट, उसके बाद पोलर लिखा हुआ है। यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मुझे बताओ क्या लिख रहा हूँ, सही की गलत। 0 से 10 इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं वहां पे, इक्वेटोरियल ही। दूसरा क्या है 10 से 30 ट्रॉपिकल, और ये ट्रॉपिकल बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है ट्रॉपिकल। वार्म अगर बोल रहा हूँ ईस्टर्न मार्जिन तो इधर आओगे, वेस्टर्न मार्जिन इधर आओगे, फिर इधर आओ टेम्परेट, अरे इस वाले पे, और वार्म टेम्परेट तो ये क्या होगा कोल्ड टेम्परेट, है ना। ऊपर जाते जाओगे तो ठंडा बढ़ते जाएगा, और लास्ट में कौन सा है पोलर टाइप, और पोलर एकदम हो गई बात खत्म। अब ये पूरा का पूरा जो है मामला 11 टाइप ऑफ क्लाइमेट में सीमित हो जाता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जिसको समझ में याद कर रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 16 क्वेश्चन मजे मजे में उठा लेना यहाँ से। 16 क्वेश्चन मतलब लगभग खींच खाच के आप लगभग क्वालिफिकेशन में करीब पड़ गए। और अगर खुदा न खास्ता अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो सर आप इस चैप्टर से और 4-5 चैप्टर और बता देंगे, उस चैप्टर पढ़ के भी आप कट ऑफ के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर मैंने क्या बोला हो, हमेशा जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो। अगर जनरल को 170 नंबर लाना है तो आपका भी टारगेट कितना होना चाहिए, 117। पहले ही सोच लो कि हम रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं और हम आराम से 80-82 ला लेंगे, तो इसलिए हम उतना ही कमेंट करते हैं, कभी नहीं हो पाएगा बेटा। और याद रखिएगा यूपीएससी का प्री दमदार होता है, मेंस और जो मेरा खाली क्लास पूरा पढ़ा हुआ है उसको मेंस निकालना एकदम आसान है, एकदम पूरा उनका हमने बोले एकदम आसान है। मेंस तो ऐसे चुटकी में है, गारंटी बोल रहा हूँ चुटकी में। प्री बस निकाल लो, क्योंकि प्री के लिए रिवीजन बहुत चाहिए। जितना ज्यादा मेरा नोट्स, जितना ज्यादा जो सोर्स दिया और रिवीजन जो किया हुआ है उसका प्री कोई रोकेगा ही नहीं। और जो प्री निकाल लिया मैं वो भी गारंटी बोल रहा हूँ मेरा क्लास के, उसका मेंस कभी रुकेगा नहीं। एकदम डिट्टो लिख लो, उसका राइटिंग वाले भद्दा भी हो तब भी, लेकिन उस जस्ट उसके पहले वो लिखना खाली शुरू कर दे, और जो मैं बोला हूँ सिर्फ नोट्स ही खाली बना ले, मेंस उसका कोई नहीं रोकेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे आते हैं नेक्स्ट, चलिए। तो इसके बाद आते हैं 227 पेज पे कुछ बातें हैं जो आपको बताना है, जल्दी से आइए। आ गए? तो सर उसमें पहला क्वेश्चन है जो देखो 227 पे दिख रहा है कुछ, उसमें मैंने पूरा का पूरा टाइप कर दिया है। प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर कहाँ होगा, इक्वेटोरियल टाइप, ब्रिटिश टाइप और लॉरेंसियन टाइप एंड चाइना टाइप। सर इन सभी जगहों पे लगभग हमेशा बारिश होगी हो, सुन पा रहे हैं? नीचे आइए। We have 4 type of climate जहाँ precipitation हमेशा होगा। 1 type of climate has winter rainfall, मेडिटेरेनियन टाइप हो गया। समर रेनफॉल में 4 हो गया, अरे है ना सर। अब 4 4 8 1 9 हो गया, और 2 में नो रेनफॉल होगा। एक हो गया टुंड्रा, एक हो गया डेजर्ट। इधर देखो ना, ऐसे याद करो ना, प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, साल भर जहाँ बारिश हो। वहां पे लिखा हुआ है ब्रिटिश टाइप, दिख पा रहा है? बोलो ना जल्दी, ब्रिटिश टाइप लिखा हुआ है कि नहीं? इक्वेटोरियल टाइप 2, तीसरा और कौन सा टाइप है, लॉरेंसियन टाइप, और चौथा हो गया चाइना टाइप। तो यहाँ देखो लॉरेंसियन टाइप, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप, और एक और कौन बोला हूँ, इक्वेटोरियल टाइप। इन चारों पे साल भर बारिश होगी, इन चारों पे समर में बारिश होगी। 4 4 कितना हुआ, 8, अरे हुआ ना। एक हुआ मेडिटेरेनियन, बारिश यहाँ पे होगी कि नहीं होगी, होगी, विंटर में होगी। विंटर रेनफॉल एक जगह 9 बच गया 2, ना यहाँ बारिश होगी ना यहाँ बारिश होगी, 11 बात खत्म। तो इजीली आपको पता, क्या आपको मजा नहीं आ रहा? सर आप किसी भी कंट्री में घूमने जाओगे कहीं पे भी, तो बस क्या बोला, उसका लैटिट्यूड पता होना चाहिए। उस लैटिट्यूड से आप आइडिया, अब क्या इंडिया में क्या है, बोलते हैं चलो जाइए हिमाचल, चलो जाइए, पर ठंडी में चल गया हिमाचल, एक वजह से ठंडी में पागल, उधर से पगला के आ गया। आपको पहले पता तो हो कि किस में जाना चाहिए। वो अधिकतर बात है कि इंडिया में लोगों को पता होता है कि गर्मी में चलेंगे हिमाचल, अधिकतर लोगों को ये बात थोड़ा बहुत पता होता है, आइडिया से पता होता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, जब छुट्टी मिला वही चलती है, वहां जाने के बाद ठंडा के आ गया, टाइट होके आ गया, तब पता चलता है कि नहीं वहां गर्मी में नहीं जाना चाहिए, ठंडी में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हर ब्रिटिशर्स जब घूमने निकलता है तो उसके पास मैप होता है, पूरा क्लाइमेट होता है, और जहाँ पे भी कंफ्यूज होगा वो जल्दी किसी से पूछने से बचेगा, उसके बजाय वो आराम से मैप खोलेगा और फिर ऑब्जर्व करके कुछ अपना आइडिया निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो लोग का ऑलरेडी जो स्टडी होता है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल तक जो पढ़ाई होती है, वो बड़ा प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है। इंडिया में कौन सा, आप मुझे बताओ, 10th तक जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसको घूमने के लिए कहीं बाहर भेज दिया जाए,
बिना पूछे चाहे बिना कुछ पूछ ले, दिमाग उसका खराब हो जाएगा। लेकिन वो लोग ऑलरेडी 9-10 तक, मतलब 16 से 17 साल तक वहाँ नियम है, ब्रिटिशर्स और अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें घर का पूरा काम उनको आ जाता है करना, चाहे बिल्डिंग सिखाई, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पर्सनल एसी से लेकर सब कुछ काम करना आता है। हर क्लाइमेट, हर टाइप की चीज़ों को घूमने के लिए उनके पास पूरा मैपिंग आ जाता है, तो बेसिक आ जाता है ताकि वो प्रैक्टिकल है। इसीलिए 18-19 साल के बाद वहाँ नियम है कि बेटा अपने आप सेपरेट हो जाता है बाप से, वो अपने आप। और गार्जियन भी ज़्यादा मुँह माय नहीं रखता है। गार्जियन भी इस बात पे है कि ज़्यादा बेटा उछल कूद कर रहा है तो उसके पास पूरा अथॉरिटी है कि बोल दे कि तुम अपना देख लो। दोनों को ये राइट्स मिला हुआ है। और बाप चाहता है हम नहीं भेजें, हम उसको घर से नहीं भगाए तो नहीं भगाएगा। एक मूवी है मैन इनटू द वाइल्ड, उसमें बड़ा अच्छा चीज दिखाया है। वो लड़का जो है वो पूरा घर छोड़ के, उसको सारा सुख सुविधा रखता है, घर छोड़ के जंगल में चला जाता है और उसको जो राइटर बनना होता है तो उसके बाप माँ सब परेशान रहते हैं, लेकिन फिर वो जो है करना रहता है। इधर इंडिया में क्या है, 30 साल तक भी क्या चलता है, वो आप समझ पा रहे हैं, बउआ का भी बउआ हो गया तभी क्या है बउआ, आप समझ पा रहे हैं, तभी बउआ ही है। तो लॉजिकली कहने का भी क्या है, इंडिया में इससे ज्यादा फ्रीडम और इससे ज्यादा सिक्योरिटी अच्छा मिलता नहीं है, उसका फायदा उठाइए, नॉलेज खूब ले लीजिए। मुझे यही ब्यूटी लगता है कि अगर गार्जियन आपको अगर पढ़ाने के लिए पैसा दे रहा है तो नॉलेज दबा के ले लीजिए, क्योंकि अगर कहीं और आप होते ना तो बउआ नहीं होते उस समय तक। आप समझ पा रहे हैं। चलिए ये क्लियर है। अब आगे आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो 227 पे आइए। अब मेरी तरफ देखिए सभी लोग, कौन समझा देगा कि कितने कितने टाइप ऑफ क्लाइमेट हैं और कहाँ कहाँ क्या है। इतना तो ये बताएं, मैं बोल रहा हूँ 4 जहाँ पे बारिश साल भर हो। कौन कौन बोलो। चाइना टाइप, इक्वेटोरियल टाइप, ब्रिटिश टाइप, लॉरेंसियन टाइप। इधर देखो, पहली बात ईस्ट मार्जिन पे दोनों हैं। ईस्ट मार्जिन पे कौन है, लॉरेंसियन और कौन, चाइना टाइप, इक्वेटोरियल। ये 3 तो इधर ही हो गया। एक है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, यहाँ भी बारिश होगी, उसके अलग अलग रीजन है लेकिन वहाँ भी बारिश होगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 4 के बाद ये 4 जहाँ पे बारिश समर में ही सिर्फ होगी। साइबेरियन से ऐसे एरो याद रखो, साइबेरियन, उसके बाद स्टेपेज, उसके बाद सुडान या सवाना, और इधर लास्ट में मॉनसून। ये 4 समर रेनफॉल। मॉनसून गर्मी में ही आती है, ठंडी में नहीं आएगी। तो 4 कितने हो गए, 8। एक ऐसा जगह जहाँ सिर्फ विंटर में बारिश होगी, ठंडे फल वहीं मिलेंगे, और 2 जहाँ बारिश नहीं होगी। बात खत्म। एक हो गया टुंड्रा, एक हो गया डेजर्ट। क्या याद रहेगा, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो बहुत प्रैक्टिकली काम है। 227 पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई विंटर रेनफॉल इन मेडिटेरेनियन सी। दिख रहा है मेडिटेरेनियन टाइप का, पढ़िए जरा। ITCZ वगैरह बताया था आपको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हॉर्स लैटिट्यूड, डोल्ड्रम, ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, छोड़िए उसको। 228 पे आइए, पेज नंबर 228, तेजी में आइए। कुछ लिखा होगा वहां पे, देखिए जरा। सो इन मेडिटेरेनियन टाइप, इन समर ईस्टर्ली विंड, लैंड मास, नो रेनफॉल, इन विंटर वेस्टर्ली विंड, ट्रू रेनफॉल। लिख पा रहा है। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट फेमस फॉर साइट्रस फ्रूट, उसको बहुत सिट्रस भी बोलते हैं, खट्टे फल। दिख रहा है। Grapes grow in large quantity in summer. Food industries and wine making industry is usually set up here. So best quality of wine is here due to this type of climate. Example, Cape Town, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट कुछ पार्ट, कैलिफोर्निया के कुछ पार्ट, ये सब आसपास हैं, इसलिए यहाँ पे। एक और वहाँ है चिली का कुछ एरिया। चिली कहाँ था, साउथ अमेरिका। इन सब कुछ एरिया में आपको जो फ्रूट्स वाले हैं, फूड वाला है और वाइन वाला है, सब इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। सर आप आइडिया लगा पाओगे, कोई भी इंडस्ट्री लगाना है तो किसी कंट्री में भी चाहे कहीं पे भी आपको आइडिया लग जाएगी कहाँ लगाना चाहिए, किस चीज पे कहाँ नहीं। यहाँ कुछ पता होता है नहीं, सीधा बोलता है खलाड़ बानो धान रोक दे, या किसी को फैक्ट्री खोलना है, आप समझ पा रहे हैं, फैक्ट्री खोलना है दुकान, क्या बोलेगा, खूब चली। आपको आइडिया क्या लगे पता है, स्टेशन लगे बाड़ा, खोल लो पान की दुकान, खूब चली। और वो बोल देगा स्टेशन के पास, अरे ये भी तो देखो कि स्टेशन पे लोग उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, या खाली वो हॉल्ट है जहाँ सर पूरे दिन भर में एक कुत्ता आता है वो आपको वो बैठ के माछी मार रहा है, एक भी पान वाला कोई खरीद नहीं जाए। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है, हर बिजनेस का पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। देखो इधर सोचो, क्या दिमाग बात करो, लोग वैगनर भी चला रहे हैं, लोग फॉर्च्यूनर भी चला रहे हैं, लोग कुछ लोग बीच में वो अलग अलग गाड़ी, मारुति स्विफ्ट डिजायर भी है, कुछ अलग अलग पंच भी चला रहे हैं। लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है,
एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को, पर्टिकुलर आईएएस को पता होना चाहिए कि उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किसको सेल करना चाहता है। वैगनर आपको बिहार में खूब दिखेगा, हरियाणा में चलिए एक भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वैगनर कंपनी मारुति सुजुकी को पता है कि वैगनर उसका टारगेट कस्टमर कौन कौन है, तो वो अपना स्टेट डिफाइन कर लिया। क्या समझ पा रहे हैं आप? एक बिजनेसमैन को अगर ग्राहक को इसी यही बात पता नहीं है कि उसका टारगेट कस्टमर कौन सा है, वो क्या बिजनेस करेगा। आप हर चीज हर किसी को नहीं बेच सकते। क्या समझ पा रहे हो? आप जाओगे वैगनार वाले को बोलोगे फॉर्च्यूनर ले ले, दे देता नहीं 50 लाख में, कहेगा इधर से निकल। आप समझ पा रहे हैं? और फॉर्च्यूनर वाले को बोलोगे वैगनार ले ले, बड़ा बढ़िया भैया, बड़ी बढ़िया चल है, उगलिया के वो भी भेजेगा आपको। तो लॉजिकली क्या है, आईएएस को भी ये बात पता होना चाहिए कि उसके लिए प्रायोरिटी किसकी चीज का पहले है, किस चीज का बाद में। मतलब जो चीज टॉपिक में बोल रहा हूँ उसको कितना जल्दी कौन कौन सा रिवाइज करना है। उसके लिए मैप, आईआर, ये सब कवर होना चाहिए। मैप, आईआर, फिजिकल ज्योग्राफी। अगर ये बेस मजबूत नहीं है, पॉलिटी, तो फिर आपको ना करंट अफेयर समझ में आएगा, ना ही आप इंटरव्यू में जवाब सही दे पाएंगे। क्या सुन पा रहे हैं? तो थोड़ा याद रखिए। चलिए नीचे आइए। एक इसमें वर्ड है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग ब्रिटिश में चलता है। वहां देखो क्या होता है, हर दिन ब्रिटिश के आसपास के चारों तरफ वाले एरिया में वहां पे खेती होती है और हर दिन नया नया चीज वहां पे पहुंचाया जाता है। उसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया था, यूपीएससी से नहीं पूछा था। खैर नीचे आइए जरा। तो मुझे आप बताओ ना जल्दी से, अगर मैं आपसे पूछूं, जितना टाइप क्लाइमेट पढ़ाया हूं उतना टाइप में सबसे ज्यादा घने जंगल कहाँ होने वाले हैं, किस टाइप ऑफ क्लाइमेट में? इक्वेटोरियल में। तो एक शब्द आएगा बाद में, या अभी आ जाएगा, कैनोपी। ये पूछता है कैनोपी। कैनोपी का मीनिंग क्या होता है, सुन लीजिए। देखो जब जब जितना गहरा अगर पेड़ पौधा रहेगा, धूप उतनी जल्दी आएगी नहीं, आने देगा नहीं, है ना। तो एक टाइप का आप देखना, जब फोटो पे आप सर्च करते हो फॉरेस्ट, तो बड़ा मजेदार किस्म दिखता है कि पेड़ ऊपर तक है घना और हल्का हल्का पूरा लाइट आ रहा है। अरे जब सर्च कर, इमेजिनेशन दिमाग में जा रहा है, तो सर वो जो दिख रहा है ना, वही है कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है कि घनघोरता, डेंसिटी, कि सर पेड़ सब इतने डेंस है, ऊपर से लाइट आना तो चाह रहा है, आ भी रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। और वो जो पिक्चर, ये जो सिनेरियो बन रहा है, इसको बोलते हैं कैनोपी। और ये कहाँ बनेगा? इक्वेटोरियल पे। और इसीलिए इतने लंबे लंबे वहां पे पेड़ पौधे होते हैं कि मैंने क्या बोला, उन सब में कंपटीशन होता है कि कौन कितना ऊपर चला जाए ताकि सनलाइट उसको आसानी से मिल जाए। इस पूरे क्या बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट बिल्कुल एग्जांपल। इस तरीके के जितने सारे हैं सब के सब कैनोपी बोलते हैं कि जब घनघोर गए हो। आज सुन पा रहे? 10 बज गए क्या? अलर्ट रहिएगा, अभी टाइम थोड़ा सा है। अब आइए जरा, नहीं नीचे नीचे। तो सर खट्टे फल कहाँ मिलेंगे, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में या ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में? मेडिटेरेनियन में। क्लियर है? उसके नीचे आइए। सब टाइप ऑफ क्लाइमेट का पूरा विवरण किया हुआ है उसमें, बाकी कुछ नहीं है, बस उसमें विवरण किया हुआ। नीचे देखिए, मेडिटेरेनियन के बाद जस्ट थोड़ा नीचे आइए। इन समर लिखा है, समर दिख रहा है? इन समर मेडिटेरेनियन टाइप के पेड़ पौधे की हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज मॉइस्चर मिलेगा नहीं। सर मेडिटेरेनियन टाइप में बारिश कब होगी? ठंड में, विंटर में। लेकिन गर्मी में तो हालत खराब हो जाएगी ना उसको। जरा देखिए वहाँ, इसलिए इनका रूट्स काफी नीचे तक जाएगा, इसलिए जहाँ ज्यादा सूखा होगा देन डेसिडुअस प्लांट मिलेगा। डेसिडुअस फॉरेस्ट टाइप होता है, पतझड़ अलग अलग टाइप अभी बताएंगे, एवरग्रीन वगैरह होंगे। डेसिडुअस मतलब पतझड़ वाला वन, इसीलिए चाइना में रेनफॉल बिकॉज ईस्टर्ली विंड इज कमिंग फ्रॉम ओशन। छोड़ दो। तो सर आपको जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है, ठंड में इधर ठंड में बारिश सिर्फ होगी, पेड़ पौधे को पानी आराम से नीचे 1 मिनट नीचे जाएगा मिल जाएगा। गर्मी में हो जाएगा सुखाड़, उस जड़ को बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा। अच्छा आप देख के लगता है कुछ पेड़ पौधे का जड़ बहुत दूर तक रहता है, ठीक है? तो क्यों गया होगा? पानी के सर्च में गया होगा, क्योंकि उसको पानी मिला नहीं है। और उसको पानी अगर जिसको इजीली मिल जाए, उसका जड़ ज्यादा जाएगा ही नहीं नीचे। आप समझ पा रहे हैं? लाइफ भी सिखाने के लिए है ये। इससे लाइफ में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। जिसका पेट आसानी से भर जाएगा वो ज्यादा मेहनत, ज्यादा गहरा डीप स्टडी में नहीं जाएगा। जब जब आपकी भूख लगेगी, जब जब आपको इंसल्ट होगा, जब जब आपको इनसिक्योरिटी होगी, जब जब प्रेशर आएगा, उतना ही गहरा जाने का सोचिएगा, तभी इंसान निखरता है। इसीलिए आमतौर पे जो बड़े बाप के बच्चे होते हैं उनको सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो सर वो गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। तो जब आपकी कमी हो तो कमी को थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाइए और वो पेड़ बड़ा मजबूत हो जाता है उसके बाद। अरे पीपल का पेड़ देखो ना, उसका जड़ जब होता है तो तोड़ने में और काटने में ना, समझ रहे? काटने वाले से पूछिए, टांगे लेकर 2 महीने से मार रहा है। आप समझ पा रहे हैं? हालत खराब हो जाएगा। वो पैसा बोलेगा, जैसे बोले कितना कटवा, बोले कि पहले बोलेगा 15,000, कुछ दिन बाद क्या बोलेगा, बाबूजी 20,000 नहीं कटा, फिर कुछ दिन बाद 30,000 कर दें, तब कोई दिक्कत नहीं है।
सर वही बोला कि स्ट्रांग बनिए बेस से, बाकी तो पेड़ से सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ तक क्लियर है? आगे नेक्स्ट लॉरेंसियन टाइप, सॉरी चाइना टाइप देख लेते हैं। चाइना टाइप क्लाइमेट में भी बारिश होगी, वहां पे देखना जरा, डेसिडिवस यहाँ भी होगा बट मार्जिन से थोड़ा दूर पे होगा। चाइना में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ ईस्टर्ली विंड एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाया था ना? यस सर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से चाइना प्रभावित नहीं होगा क्या? होगा। वर्ल्ड मैप पे देखो ना, चाइना भी प्रभावित होगा। चाइना के बगल में तो है साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी छोटा भी नहीं है, तो अगर साइक्लोन उठा तो चाइना वाले भी बर्बाद होते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? और ट्रॉपिकल साइक्लोन में बारिश ज्यादा होगी कम? ज्यादा तो होगी। साइक्लोन इसलिए तो उठा है क्योंकि उसको मॉइस्चर मिलता जा रहा है, बारिश करवाता जा रहा है। एकदम कनेक्ट करो, बस थोड़ा देर और पेशेंस रख लो। पेज नंबर 229 पे आओ। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट दिख रहा है? वेस्टर्ली विंड साल भर चलता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे साल भर बारिश होती है। तो वेस्टर्ली विंड के कारण जिम्मेदार हो जाता है ब्रिटिश में जो बारिश होती है, वो वहाँ पे कौन सा जिम्मेदार है? वेस्टर्ली विंड। तो वेस्टर्ली विंड के कारण होता है। तो सर आप क्वेश्चन पूछोगे सर तो हाई दोनों पे साइड में क्या नहीं होता है, डेजर्ट टाइप पे और इस पे। सर उसका भी तो एरिया देखो कि जहाँ पे ब्रिटिश है उसके मैप पे देखो, वहाँ पे खाली स्पेस, ओपन स्पेस कितना है, और इधर देखोगे तो इधर ओपन स्पेस कितना है। तो सर वहाँ पे आपको डिफरेंस अपने आप क्रिएट समझ में आ जाएगा। सुन पा रहे ध्यान से? ये सब मैप का कमाल है। अब आइए लास्ट फ्लोरेसेंट टाइप, सीधा आइए 230 पे, जल्दी से आइए 230। आ गए साइबेरियन टाइप, या इसको बोलते हैं टाइगा या टाइगा टाइप। तो उसमें आपको मिलेगा लंबरिंग, एक वर्ड है, पेड़ काटो और उसका बिजनेस करो। यहाँ पे बहुत चलता है, आप पुष्पा मूवी देखे होंगे, ठीक है? पेड़ काट के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर वो जो है वो तो खैर मूवी का अलग है। देखो मूवी के नाम दिया जाता है पुष्पा, गजब वाले, इधर भी आ जाओ प्रभु। तो सर ये पेड़ काटने वाला जो यहाँ खूब चलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ के पेड़ जो है ब्रिटिश टाइप वाले में काफी कॉनिफेरस होते हैं, काफी सीधे होते हैं, और जनरली सभी को सीधा सीधा पेड़ चाहिए होता है, उसका बहुत इस्तेमाल होता है। टेढ़ा मेढ़ा पेड़ नहीं चाहिए होता है। नीचे आइए, उसके नीचे अब एक वहां नीचे आएगा, नोट करके पॉइंट लिखा, वो सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, नोट कर लिखिएगा। जापान के नॉर्थ में लॉरेंसियन टाइप दिख रहा है, देखो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इसलिए सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। मतलब देखो कहने का लॉजिक ये है कि जिस तरीके से लैटिट्यूड उस बेसिस पे देखोगे, जो जो कंट्री उसके अंदर आ रहा है, समानांतर आ रहा है, उन सब का क्या होगा, क्लाइमेट सेम टाइप का होगा। बात खत्म। लास्ट है ये नीचे थोड़ा, क्या दिख रहा है? फाउंड एट इक्वेटर। क्या गलत लिखा है सही लिखा है? सही लिखा है, बात खत्म। लाइए 231, कॉन्गो पढ़ाया था, कॉन्गो जहां मैंने पिग्मी ट्राइब्स की बात भी करी थी, वहां देख लीजिए 0 से 10 के बीच में है, हेयर पिग्मी ट्राइब्स गैदर, प्रिंस का क्वेश्चन है ये। और उसके बाद नीचे नट सैंड, वहां पे होगा इन मलेशिया जंगल्स ओरांग असली ट्राइब्स, ये ट्राइब्स का नाम पूछता है, तो मलेशिया में ओरांग असली ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो सभी के सभी का नाम वहां दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा। और वो लोग क्या है ना, सॉर्ट्स ऑफ केन प्रोडक्ट सेल करते हैं ताकि अपने विलेज और टाउन में। केनिया में एक है मसाई ट्राइब्स, नाइजीरिया में है हौसा ट्राइब्स, ये सब आपको लिख के रख लेना है। वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, व्हाई अमेज़न फॉरेस्ट आर लेफ्ट नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर अगर अमेज़न फॉरेस्ट में बड़ी जबरदस्त पेड़ पाए जाते हैं, लोग काटते भी हैं, फिर भी अभी तक अमेज़न फॉरेस्ट बचा कैसे है? सर इतना डेंस एरिया है, पेड़ पौधे इतने लंबे हैं, बगल में इधर क्या है, एक तरफ पूरा का पूरा अमेज़न रिवर है। अरे अमेज़न रिवर पढ़ाया था ना, डीपेस्ट और वो सबसे वॉल्यूम कैरी करने वाला। सर पेड़ तो काट लोगे, लेके आओगे कैसे? आप पेड़ काट उधर रखे हुए हो, बीच में इतना बड़ा गहरा नदी है, उठा कर फेंक तो पाओगे नहीं। सर ले जाना इतना डिफिकल्ट है, और ऊपर से कैसे लेके जाओगे आप? पेड़ ऐसा तो नहीं है कि एक यहाँ है और कुछ दूरी पे है, पूरा डेंस है, लेके जाना इतना कठिन चैलेंज है कि अमेज़न फॉरेस्ट में कोई आदमी वहां पे अच्छा वहां कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, पता है जो लेके जाएगा उधर मरेगा वो। कौन लेके आ पाएगा? ना ट्रक जा सकता है, ना ही आप फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह के क्लाइमेट वो भी नहीं है। क्या करेंगे आप? तो सर भले ही काट के, इसलिए वहां के जो छोटे मोटे ट्राइब्स हैं वही लोग काट के आपस में मस्त रहते हैं, बाकी लोगों को कुछ होना जाना नहीं है वहां पे। आप समझ पा रहे? इसीलिए कैसे लेके जाओगे? अब लोग सर नदी में दहा देंगे, दहा दो, तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। इतना इजी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए वहां पे मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने मजे मजे में लिखा होगा, ट्राइब्स अगर पेड़ काटेंगे भी तो इतना भारी है कि हालत खराब हो जाएगी। फिर आगे देखो, फिर लेकर यहाँ से जाएंगे कैसे? अगर पानी के थ्रू लेकर जाएंगे तो पानी में ही डूब जाएगा, इसलिए थोड़े बहुत रीजन में ही काटते हैं, बट बाकी सेफ हो रहता है। नेचुरल रबर एंड अदर इस्तेमाल करते हैं, तो ट्राइब्स लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी लोग का हिम्मत उतना है भी नहीं। नीचे आइए, आप पढ़े होंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन 9th 10th के एनसीईआरटी में,
ज्योग्राफी में एक ब्रैकेट में दिया हुआ रहता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मीनिंग समझना ध्यान से क्या होता है। खेती, खेती का क्या होता है, लोग पहले क्या करते थे, ट्राइब्स लोग एक जगह पेड़ काट के वहां पे कुछ बीज और सीड रोप देते थे और उसको छोड़कर फिर दूसरी जगह जाते थे, वापस जब तक आते थे यहाँ तब तक कुछ न कुछ उग जाता था, फिर खा पी के फिर कहीं और फिर कहीं और। इसी को बोलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूमिंग एक शब्द होता था उसमें। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है, ये सब एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती का काम है। शिफ्टिंग मतलब क्या, शिफ्ट करना, कल्टीवेशन मतलब खेती। आज यहाँ पे खेती किए, आज यहाँ खाए, खाकर बीज यही रोप दिए, कर दिए, फिर चले गए। झूमिंग में क्या करते थे, वो लोग जला देते थे उस एरिया में, ताकि उनको अच्छा पता भी तो हो कि इन्हीं पे बीगे थे कि कहाँ बीगे थे। अब अगर 1 साल बाद कोई आएगा, 2 साल 3 साल बाद आएगा उस जगह पे, उसको पता भी तो होगा ना सर, आएगा जब तक जंगल वंगल बहुत उग जाएगा। अब उसको कैसे पता चलेगा कि यही जगह था जहाँ हम थे। तो वहाँ पे ऐसे लोग जानबूझकर एस्ट्रे या राख मतलब जलाकर, क्यों जहाँ जलाया है उसको वहाँ पे हरा भरा होने में टाइम लगेगा। क्या समझ पा रहे हैं आप? अरे हाँ ना तो बोलो। क्वेश्चन पूछता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, एक ब्रैकेट में लिखा है देख लो। मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लैकिंग बोला जाता है। क्या दिख रहा है ब्रैकेट में, जो तो बोलो ना। मलेशिया बोला हूँ, कहाँ है, अफ्रीका में ना, ठीक है। बर्मा कहाँ है, नीचे आइए। बर्मा के बाद थाईलैंड, तो थाईलैंड का जो है तमराई नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, अलग अलग नाम है। फिलीपींस का है, फिलीपींस कौन सा जगह, फिलीपींस का राजधानी मनीला। नीचे आओ, जावा, इंडोनेशिया में पढ़ाया था ना जावा, जावा आइलैंड। नीचे आओ, श्रीलंका, इसको चेना बोलते हैं, चेना। उसके बाद अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका मिल्पा, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट झूम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम, जो इसको झूमिंग बोलते हैं। किधर है यहाँ तक, आइए 232 पे। सर एक कैनोपी हमने डाला यहाँ पे क्या है, कैनोपी, वही मैंने बोला कि जो बन जाता है सेप, जो बोला उसी को कैनोपी अम्ब्रेला नाम दे दिया गया है। वो छाता की तरह हो जाता है कि सनलाइट को आने नहीं दे रहा है, बस थोड़ा थोड़ा चीर फाड़ के थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसको कैनोपी अम्ब्रेला बोलते हैं। 232 पे आइए, आ गए, जोर से बोलो ना, ठीक है। ट्राइब दिख रहा है, जल्दी बोलो। गोबी मंगोल दिख रहा होगा, उन्हीं के नाम पे गोबी डेजर्ट है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, नोमैडिक हर्ट्समैन, वही घुमंतु भोटिया, इधर से उधर। नोमैडिक मतलब होता है घूमने वाला, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता हो। दूसरा बेडुइन अरब्स दिख पा रहे हैं, ये अरबिया में, सऊदी अरबिया, डेजर्ट नोमैडिक एवियन। उसके बाद है टॉरेक्स, ये सब ट्राइब के नाम है, ध्यान रख लेना। सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं लोग, उसके बाद सहारा डेजर्ट के आसपास। उसके बाद ये नोमैडिक एवियन। उसके बाद नीचे आओ, बुशमैन ट्राइब, ये पढ़ाया भी था आपको, बुशमैन ट्राइब। कलाहारी डेजर्ट, अरे पढ़ाया था ये सब। उसके बाद इसमें प्रिमिटिव हंटर एंड कलेक्टर, से लोग जिन्हें शिकारी होते हैं। उसके बाद है बिंदुबू, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये दिख पा रहा है आपको, अरे है ना। ये सारा का सारा कल बना के लेके आइएगा, कल पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नीचे आइए, ब्रिटिश टाइप ट्रक फार्मिंग दिख रहा है, पढ़ो तो जरा क्या लिखा है, तेज में पढ़ो। टुंड्रा भी पढ़ लेना। पूरा पेज पढ़ जाओ 232। पंपास ग्रासलैंड पढ़ाया था, याद है, अर्जेंटीना में। सब पढ़ाया था साउथ अमेरिका से, जाकर मैप रिवाइज कर लेना। हो गया, डन, पढ़े ना। घबराहट मत रखिएगा जीवन में, हो गया। वर्ल्ड क्लाइमेट का यहाँ पे होता है समाप्ति। आपका होमवर्क पहले लिख लीजिए।
लास्ट एक और टॉपिक बचा है, 2 दिन में हम लोग ओशनोलॉजी खत्म, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा उसके बाद। लिखिए कंप्लीट द नोट्स ऑफ, क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेट जो है एक ही दिन का है तो पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट आज खत्म कर लीजिएगा। कंप्लीट द नोट्स ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, एंड दूसरा रीड द चैप्टर्स ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट फ्रॉम एनसीईआरटी। रीड द चैप्टर्स, लिख के रख लीजिएगा, लिख लीजिए। हो गया ये 2 पॉइंट। तो मैं पूरा एक बार वर्ल्ड क्लाइमेट जितना पढ़ाया हूँ, बस लास्ट के लिए क्विक, जो लोग आए हैं नहीं आए हैं तो मैं एक बार पूरा का पूरा रिकॉल कर देता हूँ। कर दूं या छोड़ दूं? छोड़ दूं? कर देते हैं ना, ताकि जो भी आप 2 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटे में जो भी पढ़े हैं वो सब का सब एक बार दिमाग में आ जाएगा हुबहू। बस ध्यान रखिए जब मैं बोलता हूँ तो बोलते समय आप अपना बस्ता उस्ता मत सरिएगा, ठीक है? नहीं तो हम उसके बाद सब फरिया लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए, पहला वर्ल्ड क्लाइमेट में बोला कोपेन का स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसी बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। उसके अंदर मैंने आपको ए बी सी डी ई तक बताया, ए बी सी डी सब क्या है आपको पता है। आगे बढ़े एफ एम एस, ये आपको पता है डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल वाला। उसके बाद सभी का कोडिंग एक दूसरे के साथ रिलेट कर दिया। रिलेट करने के बाद लास्ट में फिर बी पे आया तो बी के साथ एक नया डब्ल्यू और एस, अरिड और सेमी अरिड जुड़ा, उसमें एक एच जुड़ा ट्रॉपिकल के लिए, ए जुड़ा टेम्परेट के लिए। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ए से लेकर ई तक आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके आगे बढ़े तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट बताया, जिसमें आपको 11 टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा है। इंस्टॉलमेंट को ध्यान में रखकर देखा जाए तो 3 इधर थे, 3 ऐसा 9 और ऊपर एक 10 एक नीचे 11। उस हिसाब से सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 4 टाइप ऑफ क्लाइमेट उसमें ऐसे हैं जहाँ पे बारिश समर में होगी, एक ऐसा है जहाँ पे सिर्फ विंटर में होगी, उसके बाद फिर 4 ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा बारिश होगी, और उसके बाद 2 ऐसे हैं जहाँ पे बारिश नहीं होगी, टुंड्रा और डेजर्ट टाइप। यहाँ तक क्लियर है? उसके आगे सभी के डिटेल आपको मेडिटेरेनियन का, अब हर जगह का ठंड में बारिश होगी तो वहाँ पे जो खट्टे फल ये सब होंगे, ये पूरा रिलेट कर लीजिएगा। एक बार और पूरा पढ़ के आ जाइएगा ताकि जो भी बच्चों को चाहे दिमाग में आ जाए, और फिर तब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ओशनोलॉजी पे। ओशनोलॉजी मोस्ट प्रोबेबली 1 दिन में या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपसे विनती ये है कि जितना होमवर्क दे रहा हूँ, पीछे का लिखवाया हूँ, सारे होमवर्क को जितना जल्दी हो खत्म करो, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होने के बाद फिर मैं दोबारा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, और जाहिर सी बात है कि अगर आप रिवीजन नहीं करके रखेंगे तो 2 महीने बाद फिर आप भूल लेंगे। इसलिए अभी के अभी निपटा लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? मजा आएगा? चलो मिलते हैं कल फिर कंटिन्यू करते हैं। कल टाइम में आ जाइएगा, मैं भी टाइम पे आ जाऊँगा। फिर बोल दे रहा हूँ, आप आएंगे तो मैं पाया रहूँगा और क्लास खुला रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, टाइम पे आ जाइएगा। फिर हम लोग धीरे धीरे, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ रही तो फिर और टाइम धीरे धीरे कम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तब तक इसी टाइम को कंटिन्यू करते हैं। अभी 2-3 दिन और बारिश होगी। टाइम कर दीजिए।